तो ग्लोबल बाजारों के अच्छे संकेत, यूएस फेड की कमेंट्री को लेकर थोड़ी क्लैरिटी, ब्याज दरों में आगे क्या होने वाला है उसको लेकर फेड प्लॉट और साथ ही गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत, इन सभी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज के भारतीय बाजारों की। देखना होगा कि आज का सत्र कैसा होता है और लॉन्ग वीकेंड में जाने से पहले 2 दिन ही बचे हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके का मूड और एक्शन बनता है। ये सभी पे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आज मेरे साथ में 2 सहयोगी अभिषेक और साथ ही पूजा भी जुड़ चुके हैं और अगले 2.5 घंटे हम तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे भी चर्चा करेंगे जहां पे दिखेगा एक्शन। ढेर सारे अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और ढेर सारी एनालिसिस भी आपके सामने लेकर आएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 4 बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं आज के बाजार के लिए। तो ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत ही हैं, जैसे कि हम बता रहे थे कि डाउ और S&P 500 नए रिकॉर्ड स्तरों पे जाते हुए दिखे हैं, क्योंकि 2024 में जो फेड दरों में 3 कटौतियां संभव हैं, इस बार जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई भी बदलाव नहीं होगा पॉलिसी रेट चेंज में, वैसा ही हमने आते हुए देखा। इसके चलते एक खुशी की लहर हम देख रहे हैं और एक क्लैरिटी जो है हम बोले कि ग्लोबल बाजारों में आती हुई दिखी है। वहीं गिफ्ट निफ्टी से भी काफी अच्छे संकेत हैं। 160 अंकों से ज्यादा की तेजी जो है फिलहाल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उससे जुड़ा पूरा एक्शन भी हम नजर रखेंगे कि 22,000 का स्तर हम फिर से छू पाते हैं या नहीं। नए रिकॉर्ड ऑर्डर के चलते जो है आज कुछ काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, जहां पे सीजी कंज्यूमर्स, आरवीएनएल और जीई पावर पे आप नजर रखिए। वहीं डीमार्ट भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे एक्शन में रहेगा। कल भी स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम था। आज सीएलएसए की बाय की रेटिंग आई है, यहाँ पे उनका पॉजिटिव नजरिया है। वहीं जोमैटो पे बर्नस्टीन बुलिश होते हुए अब लक्ष्य बढ़ा के 200 रुपए कर दिया है जोमैटो का। चलिए, ये हैं आज बाजार के लिए सबसे बड़े संकेत। लेकिन कल ग्लोबल बाजारों ने काफी खुश किया बाजार को। एशियाई बाजारों से भी शुरुआत काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और कल अभिषेक हमने देखा डाउ जोन्स 400 अंकों की बढ़त, तीनों इंडाइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए फेड के बैठक के बाद। हालांकि जो फैसला आया वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव निकल कर आई है। किस तरह की कमेंट्री थी फेड की तरफ से और क्या संकेत मिल रहे हैं आज के लिए ग्लोबल बाजारों से? पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा। कमेंट्री ने कल मूड काफ़ी अच्छा कर दिया है बाजारों का और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका में अच्छी तेजी हमने देखी है, बल्कि एशियाई बाजारों से भी संकेत बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़, क्रूड को लेकर थोड़ी थोड़ी जो चिंताएं उभर रही थी और वो कहीं ना कहीं अब टोन डाउन हो गई हैं। कच्चा तेल भी अब थोड़ा सा गिरकर $86 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार तीसरे सत्र में डाउ में हमने तेजी देखी। और अगर जिस कमेंट्री की बात कर रही है जेरोम पावेल की, उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन, हालांकि हमने देखा था कि पीसी के नंबर या फिर सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर ये थोड़े से हॉटर देन एक्सपेक्टेशंस आए थे। इसके चलते थोड़ी सी आशंका थी कि क्या फेड की जो कमेंट्री होगी उसको लेकर निराशा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो महंगाई दर है वो फेड के 2% के लक्ष्य के आसपास आ रही है। और हालांकि आगे आंकड़े ही तय करेंगे, महंगाई के आंकड़े हों या बाकी आर्थिक आंकड़े हों, कि यहां से फेड के डायरेक्शंस क्या होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर संकेत मिल गए हैं कि ये साल खत्म होते होते ब्याज दरों में 3 कटौती, 0.25% की 3 कटौती हम मान के चल रहे हैं, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट की कटौती हम आते हुए देखेंगे फेड की तरफ से। और इसने निश्चित तौर पर अमेरिका में पूरी तरह से मूड अच्छा किया। डाउ में लगातार तीसरे सत्र में तेजी, कल बढ़िया तेजी 400 अंकों की। फाइनेंशियल स्टॉक्स चले, S&P 500 जो कि लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, नया रिकॉर्ड बना है S&P 500 इंडेक्स का। और मूड पूरी तरह से अच्छा है अमेरिकी बाजारों का भी। एशिया की बात करें तो निकेई भी रिकॉर्ड हाइस पर ही है, 40,000 के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है निकेई। और अगर हम दूसरे बाजारों की बात करें, कोरिया की बात करें, हांगकांग की बात करें, चीन की बात करें, वहां के बाजारों में भी हम तेजी ही देख रहे हैं। तो पूरी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि मूड अच्छा है, बढ़िया है। अमेरिका से यूएस फेड के जो क्यूज आए हैं उन्होंने भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम किया है। हालांकि ये पहले आ चुका था कि 3 कटौती होगी इस साल में, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर आए थे उससे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आशंका थी। उन आशंकाओं को जेरोम पावेल ने अपने स्टेटमेंट से दूर कर दिया है। और यहां तक कि आप देखिए कि वहां पर जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है, जो आउटलुक है, उसको 1.4% से बढ़ाकर 2.1% किया गया है। महंगाई दर के आउटलुक को उसमें कोई चेंज नहीं की गई है। बावजूद इसके
हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया कमेंट्री और बाजारों को उस पर एक बढ़िया सल्यूट हम कहेंगे अमेरिकी बाजारों का भी। और गिफ्ट निफ्टी भी आप देखिए 178 अंकों की बढ़िया तेजी के साथ 22,100 के स्तरों के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है। तो ये तो रहा ग्लोबल बाजारों का मूड। लेकिन आज चूंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जरा ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस तरह से डेटा फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वायदा के आंकड़ों को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं। जरा अंश से समझते हैं। अंश, 2 सवाल आपसे लेंगे। पहले निफ्टी को लेकर बताइए कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो पिछले सेशन में निफ्टी ने 1 महीने का निचली स्तर छुआ, लेकिन निचली स्तर से काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई आई। हालांकि रिकवरी 50 डीएमए को पार नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आता है 21,900-930 के पास में। तो इंडेक्स को इसके ऊपर क्लोज देना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव वापस होने के लिए। रही बात फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, यहाँ पे फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि हल्की सी ओपन इंटरेस्ट कुछ 0.15 से बड़ी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी थोड़ा कॉशियस सिग्नल नजर आ रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात किया जाए तो कॉल राइटिंग हो रही है 22,000 के स्ट्राइक पे, यानी कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक लेवल है जहां पे बहुत ही भारी बिकवाली दिख सकती है। तो ऊपर की तरफ 900-930 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख सकता है। एफआईएस की बात करें तो पिछले सेशन में एफआई ने कैश मार्केट में बिकवाली की कुछ 2,600 करोड़ की, साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर में भी हमें बिकवाली नजर आई है। यहां पे देखेंगे जो टोटल लॉन्ग होता है वो कुछ 31.2% पर पहुंच गया, जो कि पिछले 35 सेशन का काफी लोएस्ट लेवल है। तो एफआई यहां पे थोड़ा सा बेयरिश नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो 22,000 ये स्तर काफ़ी वॉच करना होगा कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हम पार आज कर पाते हैं या नहीं, और उसके बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है या नहीं। परंश, निफ्टी बैंक को लेकर क्या कुछ एफएनओ डेटा बता रहे हैं, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो निफ्टी बैंक का अगर चार्ट देखें तो ये कुछ 9 सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई है, और ये 20 सालों में कुछ पहली बार हुआ है जब यहाँ पे लगातार 9 सेशन में बिकवाली नजर आई। हालांकि ये इतना भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर हम मेजर करें जितना डिक्लाइन हुआ है वो कुछ 3.5% ही डिक्लाइन हुआ है, जो काफ़ी बार निफ्टी बैंक एक ही सेशन में भी दे देता है। तो इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर चार्ट में देखा जाए तो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुआ है, जो कि ये बताता है जो नीचे डिक्लाइन हो रहा है वो थोड़ा सा एग्जॉशन के पार पे आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ अगर चार्ट में देखें तो कुछ 45,700 का काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल है, जो कि एक हॉरिजेंटल सपोर्ट जोन भी है, और नीचे की तरफ से भी एक काफ़ी अच्छा अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये काफ़ी एक अहम लेवल है जिसे देखना चाहिए। अगर ये भी तोड़ता है तो सीधे नीचे 45,000 लेवल पर दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है, जो कि फरवरी महीने का लो भी है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे 46,800 का पहला रेजिस्टेंस दिख सकता है, उसे पार किया तो 47,250 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है, जो कि बहुत पहले का एक सपोर्ट हुआ करता था, जो तोड़ता हुआ निफ्टी बैंक नीचे जा चुका था। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो कॉल राइटिंग हमें दिख रही है 46,500 पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल दिख सकता है। ठीक है, तो ये है वायदा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने आपको बताए, किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। आगे एक्सपर्ट्स और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी एक बार आपके सामने वापस से रख देते हैं। और कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो यहाँ जो संकेत हैं, वो ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं है। हमने सिर्फ 19 मार्च को देखा था कि खरीदारी का आंकड़ा था, बाकी लगातार यहाँ पर बिकवाली हो रही है, और कल के दिन भी करीब 2599 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। हालांकि यहाँ पे टर्निंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एफआईएस अगर बेच के चल रहे हैं तो उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी भी की है 2668 करोड़ की। लेकिन आपको ध्यान होगा कल जब टिम्पी से हमारी बात हो रही थी, इसका एनालिसिस कर रहे थे, तो एफआईएस अपनी पोजीशन यहाँ पर थोड़ी कम कर रहे हैं, और वो आंकड़े में नजर भी आ रहा है। तो ये तो बात हुई कैश ये डीआईएस और एफआईएस के आंकड़ों की। वहीं आपको एक बार ये भी बता देते हैं एक एफएनओ बैन में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर करीब अगर 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एफएनओ बैन में हैं और एक्सपायरी भी है, तो इसमें आप समझ के आप इसका ध्यान रखिए। बलरामपुर चीनी, बायोकॉन, हिंदुस्तान कॉपर, इंडस टावर, पीईएल, आरबीएल बैंक, टाटा केमिकल, ये एक स्टॉक है जो बैन में नया आया है, और जी एंटरटेनमेंट। ये स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में भी हैं,
तो इस पर आप ध्यान रखिए। और टाटा केमिकल्स इसमें जुड़ा हुआ, कल हमने देखा था कि भारी गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिली थी, तो अभी एक स्टॉक नया बैन में शामिल हुआ है, तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे पैनल पर मौजूद हैं किरण जानी और अवनी भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। किरण, आपसे पहले बाजार पर व्यू लेना चाहेंगे। देखिए इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स फोकस में हैं, काफ़ी पॉजिटिव जो रुझान है वो देखने को मिला। डाउ जोन्स में 400 अंकों की तेजी देखने को मिली, तो आज मार्केट में कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग हम देख सकते हैं। एशियाई बाजार भी ऐसे ही कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना सस्टेनेबल रहेगा, ये जो तेजी आज दिखेगी ये कितनी सस्टेनेबल होगी आज के लिए, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज मार्केट में, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, जिस तरह से कल फेड का डिसीजन आया था, उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और हमारा जिस तरह से मार्केट क्लोज हुआ था, एक हाई वोलेटाइल सेशन था, लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग के साथ मार्केट में हमने ट्रेडिंग देखा था। अब हम डेटा पॉइंट से बात अगर करें, तो जैसे आपने एलैबोरेट किया था कि एफआईआईस कंटिन्यू कैश मार्केट में तो सेल करके जा रहा है, लेकिन अगर एफआईआईस का हम डेटा देखें डेरिवेटिव साइड, तो कल हमने देखा कि 9,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट साइड के ऊपर ऐड करके गए। तो कहीं ना कहीं उनका जो व्यू पॉइंट है वो अभी भी नेगेटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडेक्स की और उसके भी ऑप्शन डेटा की अगर मैं बात करूं, सो निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी का अगर मैं पीसीआर देखूं तो 0.61 है, वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 22,000 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2 लाख लॉट का, और पुट में अगर मैं देखूं तो 21,800 के लेवल पे 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर हमें लग रहा है कि आज का दिन रहेगा। डेफिनेटली बायस जो है वो पॉजिटिव है, 22,000 से लेके 21,800 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी अभी जिस तरह से हमें दिखा रही है कि 22,000 या 22,000 के ऊपर भी ओपन हो सकती है। सो गैप अप चेज मत कीजिए, लेकिन कोई भी डिप अगर हमें मिलता है 21,800 850 के बीच में, तो वहां पे बाई करेंगे। और कल का जो लो है 21,700, वो हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं वापस रिपीट करूं कि गैप अप को चेज मत कीजिए। 21,850 के आसपास जब भी आपको मौका मिले आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, क्योंकि 21,850 कहीं ना कहीं 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और नवंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे गया था। तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हम, और 21,800 850 के बीच में ही बाई करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी हो गई है वीकली की। अब मंथली एक्सपायरी का पीसीआर देखोगे तो यहाँ पे भी 0.60 के आसपास है। अगेन इट इज ओवरसोल्ड टेरिटरी, तो देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से एक बाउंस देख सकते हैं। एक रेंज जो है वो यहाँ पे 46,000 से लेके 46,500 की है। 46,000 के पुट राइटर्स अगर आप देखोगे, और इवन 46,400 के पुट राइटर्स देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो 46,500 के कॉल राइटर्स जो है वो 90,000 का लॉट ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट 46,500 के ऊपर जाएगा, वहां पे हम थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। बट अगेन बाय ऑन डिप्स की यहाँ बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटेजी रहेगी। 46,400 से लेके 46,300 एक अच्छा सपोर्ट है। हमने कल भी देखा था कि इसी सपोर्ट के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आई है, तो कोई भी गिरावट में हम बाई करेंगे 46,300 के आसपास। ऊपर में हमारा पहला टारगेट रहेगा 46,800। जैसे ही 46,800 क्रॉस होगा, देन देयर आर चांसेस कि हम 47,000 तक की भी रैली देख सकेंगे। सो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, गैप अप को हम चेज नहीं करेंगे। ठीक है, गैप अप को चीज नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। हालांकि आज जिस तरह से संकेत हैं यूएस फेड की तरफ से और एशियाई बाजारों से, गिफ्ट निफ्टी से, निश्चित तौर पर आज बाजार थोड़ा सा ऊपर ही खुलेगा, लेकिन जो लेवल्स आपको किरण ने बताए हैं आप उसको फॉलो कीजिए। निफ्टी पे अगर आपको बाइंग करनी है तो 21,800 से 850 की रेंज, वहां पर आपके लिए कंफर्ट अच्छा होगा, वहां पर आप खरीदारी करने की कोशिश कीजिए अगर आपको नई बाइंग करनी है बाजार में। तो ये तो आपकी कंप्लीट रणनीति हो गई निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में इंडेक्स की पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बन गई। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि आज शेयरों में कमाई के मौके कहां पर मिलेंगे, अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे। अपनी शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए आपके शेयर कौन से हैं, आप कहां पर बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग ऑल द एंकर्स, पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स एज वेल। तो आज जो खरीदारी करेंगे हम, सबसे पहला स्टॉक रहेगा एसबीआई। तो एसबीआई में फ्यूचर्स में काफी शॉर्ट कवरिंग दिखी है, 4.5 से 5% की हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है, और 740 और 750 के कॉल्स में अनवाइंडिंग भी देखने मिली है। और अच्छी बात यह है कि 720 के पुट में भी काफी अच्छा एडिशन हुआ है, तो एक सपोर्ट बेस बन रहा है उस लेवल के आसपास। तो 730 से 735 के बीच में हम एसबीआई में एंट्री लेंगे, और ऊपर का टारगेट रहेगा 765 का, और 715 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा।
और दूसरा स्टॉक है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी ने भी एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन फेज देखा है अभी। ऊपरी लेवल से हमें एक बिकवाली जो देखने मिली थी वो रुक चुकी है, और अभी ये 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के वो सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ रहा है और ऊपर आने की कोशिश है। तो ये 260 से 262 के बीच में हम ओएनजीसी में निवेश करेंगे। ऊपर 278 का इसका टारगेट रहेगा और 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक और स्टॉक है जो कि डिफेंसिव सेक्टर से है, टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी बिकवाली हमें देखने मिली थी, और उसके बाद में अब कल के दिन में एक थोड़ा सा लॉन्ग एडिशन दिखा था। बिल्कुल माइनर लॉन्ग एडिशन है, लेकिन फ्यूचर में अब एडिशन दिखने लगा है। और सपोर्ट लेवल 2500 पे बना हुआ है। 2500 के पुट में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2500 के पुट में ही है। और ये स्टॉक 2500 के नीचे जाने के बावजूद पुट में कोई अनवाइंडिंग नहीं दिखी थी, तो वो एक ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि ये 2500 का लेवल मेंटेन करेगा। और यहाँ से मंथली लो भी टेस्ट कर चुका है, तो अभी फिलहाल ये एक मंथली लो पे है, तो पुल बैक की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से। तो हम 2500 से 2510 के बीच में टोरेंट फार्मा में खरीदारी करेंगे। इसका टारगेट रहेगा 2600 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2470 का। ओके तो 3 काउंटर्स पे बाय की राय, और तीनों ही काउंटर्स में एक रेंज भी बता रही है अवनी, जहां पे कल की क्लोजिंग के आसपास ही अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप इनमें एंटर करिए, और उससे जुड़े स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट प्राइस भी आपकी स्क्रीन पे है। बाय कॉल्स आती हुई एसबीआई, ओएनजीसी और टोरेंट फार्मा पे। पर किरण, अब आप बताइए, आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? सो हमारी तरफ से दो कॉल है। दोनों कहीं ना कहीं कंज्यूमर से जुड़े हुए एफएमसीजी काउंटर से ही है। और एक जो है वो हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक रहेगा और एक है वो रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। तो पहला हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक जो है वो डीमार्ट है। डीमार्ट पे हमने देखा है कि एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि नीचे से 36-3800 के आसपास से अच्छा खासा बॉटम बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है और स्टॉक अब 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल टाइम हमने देखा था कि 4000 का एक रेजिस्टेंस था, उसको भी क्रॉस कर दिया। और कल जिस प्रकार के वॉल्यूम हुए हैं मार्केट में और मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी ये स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस के डीमार्ट में हम यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड देख सकते हैं। तो पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम डीमार्ट में लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में जो हमारा टारगेट है वो 4150 का है और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4000 का मेंटेन करना है। सो डीमार्ट हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से हम बाई दे रहे हैं वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इनका मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है और वहां पे इसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड बाटा इंडिया ने सेम 1300 के आसपास का लो बनाया था। तो फैक्टरल एनालिसिस के हिसाब से भी देयर आर चांसेस कि यहाँ से हम एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। साथ ही साथ शूज कंपनी में अगर आप देखोगे तो जैसे मेट्रो ब्रांड हो गया, कैंपस हो गया, वहां पे हम अच्छा खासा एक तेजी देख सकते हैं। तो बाटा ऑलरेडी एक लगाड़ है, ये कैचअप रैली दे सकता है। सो देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉफिट देख सकते हैं। सो बाटा इंडिया 1370-80 के बीच में क्लोजिंग हुआ था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू हम 1395 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पोजिशनल भी लेना हो तो ले सकते हैं। और 1359 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो डीमार्ट एंड बाटा इंडिया हमारी तरफ से दो बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, तो डी मार्ट और बाटा इंडिया ये दो काउंटर्स पे आप नज़र रखें। और एक बार आपके लिए रिकैप कर देते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की कॉल। तो फिलहाल जो है अवनी की तरफ से बाय कॉल आती हुई एसबीआई की तरफ से 730-735 के बीच में आए तो आप लीजिए इसे। 765 के टारगेट्स, 715 का स्टॉप लॉस बनाना है। ओएनजीसी पे भी कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एंट्री लीजिए। 278 के यहाँ पे आपको टारगेट्स रखने हैं। साथ ही टोरेंट फार्मा पे भी इनकी बाय कॉल आती हुई 2500 से 2510 के बीच में एक एंट्री रेंज है और 2600 के टारगेट्स, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। और 2470 के यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। वहीं किरण की तरफ से भी दो कॉल्स आ रही हैं, डीमार्ट और साथ ही बाटा इंडिया। ये किरण बता रहे हैं कि यहाँ पे आप बाय का नज़रिया बना सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे एक और मेहमान का स्वागत करना चाहेंगे। अब हमारे साथ रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपकी ओपनिंग कॉल्स, कहाँ पे रखनी है नज़र, कहाँ पे आपकी नज़र है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार खुलने के बाद में जो दारोमदार जो रहेगा कंधों पे, रिलायंस के कंधों पे रह सकता है।
तो कहीं न कहीं जो तेज़ी जो बन सकती है रिलायंस के सपोर्ट से बननी चाहिए। तो पहला जो कॉल रहेगा वो रिलायंस का रहेगा। रिलायंस में तेज़ी करने की सलाह रहेगी 2860 के स्टॉप लॉस से टारगेट जो बनता है वो दिखाई देता है मुझे, वो ₹2930 का रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा मेरा भी डीमार्ट है। डीमार्ट में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में नए तेज़ी के लिए तैयार है ये ब्रेकआउट इसमें दिखाई दे रहा है। तो डीमार्ट में भी तेज़ी की सलाह रहेगी 4020 के स्टॉप लॉस से जो टारगेट बन सकता है वो ₹4120 का बन सकता है। ओके, तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर नजर रखिए 4120 के लक्ष्य के लिए। आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स फोकस में रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हम सुबह से ही देख रहे हैं, इस पर बुलिश हैं, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ रही हैं, तो इस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए। और रिलायंस है दूसरा कॉल यहाँ पर, रत्नेश जी की सलाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की खबर और ट्रिगर्स भी। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले टीवीएस मोटर फोकस में रहने वाला है। इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आई है यहाँ। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 4 प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। ये जो है एक टाइप से बोनस टाइप का इशू आ रहा है, पर ये प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए आ रहा है। इसका जो इशू प्राइस है लगभग 10 रुपये प्रति शेयर पे है। इंटरेस्टिंगली एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी हुई है, इनका नाम है शैलेश हरिभक्ति, जो एक देश के जानी मानी सीए हैं। तो ये जो है अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टीवीएस मोटर के बोर्ड में नियुक्त हुए हैं। प्रिंस पाइप्स भी फोकस में रहेगा। फॉसेटवेयर फैसिलिटी जो ब्रांड अकील है उनको अक्वायर किए हैं। 55 करोड़ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट इंटरनल एक्रूअल्स द्वारा होगा। विप्रो की बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल में 17 चर्न्स और एग्जिट्स देखने मिले और अभी फिर से एक मैनेजमेंट चेंज हो रही है। यहाँ पे विप्रो ने एनी मैरी रोलैंड को अपॉइंट किया है सीईओ उनकी कैप को, ये यानी कि जो यूके की एक्विजिशन विप्रो ने की थी उस कंपनी को लेके, वहाँ पे भी मैनेजमेंट चेंज आया है। और लैंस लेवी जो है अब वो स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र बन जाएंगे कैपको के और विप्रो को भी एडवाइस करेंगे। तो ये ओवरऑल दिख रहा है कि विप्रो और विप्रो के आर्म्स में जो है मैनेजरियल चेंजेस चले जा रहे हैं। तो उसके कारण बाजार थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज़रूर स्टॉक को प्राइस इन कर सकता है। सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स 3500 सोलर पंपिंग सिस्टम का ऑर्डर आया है महाराष्ट्र और राजस्थान से। वही वॉकहार्ड में 570 करोड़ रुपए का जो है QIP इशू खुला है। अब देखा जाए तो वॉकहार्ड का लगभग जो इंडिकेटिव प्राइस आ रहा है 570 रुपये प्रति शेयर आ रहा है, यानी कि लगभग 5 रुपये डिस्काउंट पे। तो वॉकआउट पे ज़रूर फोकस रखिएगा। पीबी फिनटेक जो है अब पेमेंट्स बिजनेस में घुसेगा। उन्होंने नई आर्म को इनकॉर्पोरेट की है जो पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस में आएगा। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि और कंपटीशन बढ़ सकता है पेटीएम के लिए। HDFC बैंक भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ET की रिपोर्ट्स आ रही है कि जो HDFC बॉन्ड्स हुआ करते थे अब वो इंफ्रा टैग की जो है रिटेंशन नहीं कर सकते नाम मर्जर के बाद। ये RBI का जो है स्टेटमेंट आया है। ये जो है रिपोर्ट है सोर्स बेस्ड है ET से, तो वहाँ से पता चला है। और इस क्लासिफिकेशन अगर ये आ जाता है HDFC बैंक को तो उनको कुछ रिबेट्स ज़रूर मिलते CRR और SLR के रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं बैंक के उसमें कुछ एग्जेम्पशन ज़रूर मिलता है। तो एक स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ है, पर ये सोर्स बेस्ड है ET से, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। तो HDFC बैंक से जुड़ी एक खबर है, सोर्स बेस्ड है, इस पर आप नजर रखिए। और बाकी ढेर सारी खबरें अभी शरद आपको बता रहे थे, एक एक करके स्टॉक पर राय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो आज तो फोकस में रहेगा TVS मोटर्स। बोनस शेयर कंपनी देगी, हर एक शेयर के बदले 4 बोनस शेयर देने की घोषणा की है TVS मोटर्स की तरफ से। तो ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। किरण जी आपसे सलाह लेंगे, TVS मोटर्स आज क्या करें स्टॉक में? ये अगर हम बात करें जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं जिस तरह की पैटर्न बनी हुई है, कहीं ना कहीं स्टॉक अपनी 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉक में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट कहीं ना कहीं 2000 से लेके 1950 के बीच में देख रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब फरवरी के अंदर मार्केट में फॉल आया था तब हमने देखा था कि 1900 के आसपास मार्केट में बॉटम बना था और वहां से वापस एक 2300 तक की रैली देखी थी। अब ये कॉर्पोरेट न्यूज के कारण देयर आर चांसेस कि रिटेलर जो पार्टिसिपेशन होगा वो बढ़ेगा एंड वो लोग इस स्टॉक को चेस करेंगे। तो जब तक ये स्टॉक 2000 के ऊपर है मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल भी हमने कल देखा था कि ऑटो के अंदर अच्छी खासी एक रैली आई थी, तो 2000 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, TVS मोटर को लेकर ये व्यू। प्रिंस पाइप पर रोनी आपसे एक व्यू चाहेंगे कि इनकी एक बाथवेयर ब्रांड है एक्वेल, नाम अब पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ।
अकील है, अक्वेल है, इस ब्रांड को उन्होंने 55 करोड़ में ख़रीदा है और आंतरिक स्रोतों के ज़रिए इसके डील की फंडिंग की जाएगी और बाद में जितने भी इनके बाथवेयर सेगमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, सारी की सारी ब्रांडिंग ये कर देंगे अक्वेल बाई प्रिंस, ऐसे कुछ करके। आप ये बताइए ज़रा प्रिंस पाइप के बारे में कि हालांकि ये भी एनालिस्ट का व्यू है कि एक टाइम पे अकील काफ़ी जाना माना ब्रांड था, बाद में अपनी चमक को खो दी, तो इस पर निवेश बहुत करना पड़ेगा प्रिंस पाइप को, ये इसमें एक डिटेल है। लेकिन आप प्रिंस पाइप, इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है अवनीश, जरा इसके बारे में आप गाइड कीजिए। जी अभिषेक जी, चार्ट्स पे तो ये स्टॉक काफी वीक है। एक लगातार पिछले 8 हफ्तों से ये डाउनसाइड मूव ही दिखा रहा है और इसने डेली चार्ट्स पे तो 10 दिन का मूविंग एवरेज भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है और वीकली चार्ट्स पे भी इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा वीक है, तो टेक्निकली तो इसमें कोई बाय नहीं बनता है। ये स्टॉक अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रिंस पाइप्स पे अवॉइड की राय आ रही है क्योंकि टेक्निकली जो है अभी सेटअप फेवरेबल नहीं है, पर इसके अलावा खबर के दम पे एक्शन हम ज़रूर ट्रैक करेंगे। पर चलिए अब जानते हैं कि ब्रोकरेजेस की नज़र कौन से स्टॉक्स पे है, कहाँ पे आई हैं रिपोर्ट्स, और ये पूरी लिस्ट लेकर अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं कमिंस इंडिया के साथ, क्योंकि HSBC ने यहाँ पे एक रेटिंग अपग्रेड तो किया ही है और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस भी अपग्रेड किया है। 3,300 रुपीज़ पे अभी ये टारगेट प्राइस रखा है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे हमने देखा था कि एमिशन नॉर्म्स में चेंजेस हुए हैं और इसी के चलते हुए डिमांड भी जब भी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी सब के चलते हुए हमें कंपनी में एक वैल्यू ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है और मार्जिन भी सुधार सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड जो नीचे गिर रही थी वो कहीं पर बॉटम आउट हो रही है और इसी सब के चलते हुए हमें अच्छा वैल्यूएशन और ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस कंपनी में और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की, जहाँ पे CLSA ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 5,107 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे प्राइवेट लेबल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यही जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट ड्राइवर बन सकता है मार्केट शेयर गेन के लिए, डीमार्ट के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने अपना लोएस्ट जो प्राइजेस है वो तो बरकरार रखा है क्योंकि उनके ऑपरेशनल कॉस्ट कहीं पे कम है और अगर हम मार्केट की भी बात करें तो मार्केट साइज़ टोटल $500 बिलियन से भी ज़्यादा है और इसमें सिर्फ 5% से भी कम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसीलिए कहीं पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रही है CLSA को एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। अगली बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की, जहाँ पे मैक्वेरी ने कई कंपनीज़ पे टारगेट प्राइस चेंज किया। तो जैसे अंबुजा सीमेंट में उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया है 608 रुपीज़ का, ACC में यही टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया है 2,592 रुपीज़ का, श्री सीमेंट में टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया है 27,034 रुपीज़ का। रैमको में अगर बात करें तो वो जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने कट किया है 876 रुपीज़ पे और डालमिया भारत पे भी ये जो टारगेट प्राइस है वो कट करके उन्होंने किया है 2,233 रुपीज़ पे। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे ग्रोथ जो है वो कहीं पे लैग कर रही है। ग्रोथ मतलब काफ़ी अच्छी तो दिखी है बट जो कैटलिस्ट है ग्रोथ के लिए वो कहीं पे लैग कर रहे हैं। आगे जाके नियर टर्म्स में कहीं पे अपसाइड कैटलिस्ट जो है वो कहीं पे मिसिंग दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ग्रोथ की बात करें तो स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इंफ्रा में, हाउसिंग में और प्राइवेट केपेक्स में। बट फिलहाल के पूरे इन्वायरमेंट को अगर देखें तो उनका मानना ये कि कहीं पर हमें डिमांड मॉडरेशन देखने को मिल सकता है फिलहाल के इलेक्शंस के टाइम में और इसीलिए ये जो चेंज है टारगेट प्राइस में वो किया है मैक्वेरी ने सीमेंट कंपनीज़ पे। अगली बात करती है इंडिया इंटरनेट सेक्टर की, जहाँ पे बर्नस्टीन ने कई कंपनीज पे टारगेट प्राइस चेंज किया है। तो जैसे नायका पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 165 रुपीज़ का किया है, इन्फो एज पे यही टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ा के 6,000 रुपीज़ का किया है और जोमेटो पे यही टारगेट प्राइस बढ़ा के उन्होंने 200 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे इंटरनेट कंपनीज में काफ़ी ग्रोथ सेक्टर में अभी भी काफ़ी एक स्टेज मतलब एकदम स्टार्टिंग के स्टेज में है ये सब कंपनीज़। उसके अलावा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है कंपनीज़ के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनीज़ के लिए। आगे जाके पेनिट्रेशन की भी अगर बात करें तो काफ़ी कम है, सिर्फ 10% पेनिट्रेशन है फिलहाल के लिए इंडिया इंटरनेट कंपनीज़ का और उसके वजह से काफ़ी हेडरूम है आगे ग्रोथ के लिए और आगे जाके QSR सेगमेंट में कहीं पे हमें ग्रोथ अच्छा देखने को मिल सकता है और इसीलिए उनका एक जोमेटो पे काफ़ी बुलिश व्यू बिल्ड होते हुए देखने को मिल रहा है और इसी के चलते उन्होंने इन कंपनीज़ पे भी अपना टारगेट प्राइस चेंज किया है। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज़ में हमारी नज़र बनाए रखेंगे और देखते हैं कि कैसे ये कंपनीज़ शेयर होल्डर्स के लिए भी आगे जाके रिटर्न्स जनरेट करती है।
थैंक यू सो मच गौरव, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। अगर हम देखें तो कई सारे ब्रोकरेजेस पे रिपोर्ट आई है, जहां पे कमिंस इंडिया, यहाँ पे HSBC का अपग्रेड है, साथ ही साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स की हम बात कर रहे थे, CLSA 5,107 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट काउंटर्स पे भी चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पर एक और रिपोर्ट आई है जहां पे आप नजर रखिएगा, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 9,170 के भी ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। ये उनका कहना है कि पिछले 5 महीनों में जो 24% तक की एक डी रेटिंग हुई है बजाज फाइनेंस में, अब वो थोड़ी सी ज्यादा है। लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है, जिसके चलते उनके जो टारगेट्स हैं आप देखिए काफी अच्छे आ रहे हैं। 2 दिनों से स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम भी था, तो इस पे भी हमारे एक्सपर्ट से एक चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक बार रत्नेश, आप कमिंस इंडिया पे राय दीजिए। देखिए HSBC के अपग्रेड के बाद क्या लगता है आज टेक्निकल फ्रंट पे कौन से लेवल्स वॉच करने हैं कमिंस इंडिया के लिए? रत्नेश, आपकी राय? क्यूमिंस इंडिया का चार्ट देखे तो उसमें कंटिन्यू हाई हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसमें बाजार के साथ में इसने बाजार को आउट परफॉर्म करा है। इसमें बाजार में जो गिरावट आई थी उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। क्यूमिंस इंडिया वापस से ब्रेकआउट देने को तैयार है, तो मुझे ओके, तो शायद कोई ऑडियो का ग्लिच है। पर इस बीच किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कमिंस इंडिया आप कैसे देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि कल हमने देखा था जितने भी ये कैप गुड वाले स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छा एक्शन था। कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी में ये काउंटर्स में गिरावट इतनी आती हुई नहीं देखी। कमिंस इंडिया कैसे आपको स्ट्रांगली प्लेस लग रहा है चार्ट्स पे, कौन से लेवल्स देखने हैं यहाँ पे? कमिंस इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टॉक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि पिछले वीक में स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया था, लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और अब हम स्टॉक वापस हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर जो न्यूट्रल जोन में गया था वो वापस बुलिश जोन में आ रहा है, और अगर हम इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो वहां पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए जब तक कि 2760 के ऊपर, 2760 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, लॉन्ग करके जाइए। नीचे में 2750 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक ऊपर में 2850 2900 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 2750 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए कमिंस इंडिया। 150 का स्टॉप लॉस बना के रखे, खरीदारी वहां पे आप कर सकते हैं। 2850 तक के टारगेट्स आप इसमें ध्यान रखिए। 1:1 का मोटा मोटी एक रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने आ रहा है। पर अवनी, एक बार आपसे बजाज फाइनेंस पे भी राय जानना चाहेंगे। जैसा कि बता रहे थे कि 9,100 से भी ज़्यादा के टारगेट बोफा की तरफ से आए हैं। क्या स्टॉक में थोड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम तो ज़रूर था पिछले 2 दिनों में? जी बिल्कुल। तो ये जो एक इतनी बड़ी गिरावट के बाद में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है गिरते हुए बाजार में। तो ये अब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो एक थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। और वो जो लेवल आ रहा है वो है 6700 के करीबन। तो मेरे हिसाब से अब ये इतना चल चुका है, तो अब यहाँ से अगर खरीदारी करनी है तो 67 का लेवल अगर पार करता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये चलना चाहिए 7050 तक। और ये नीचे की तरफ अगर 67 के ऊपर हम खरीदारी कर रहे हैं तो इसमें नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो होगा 6620 का। बट ये यहाँ से एक थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है, वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी है काफी 6700 के कॉल में। तो शायद ये 3-4 दिन के लिए ये शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे, वहां से हल्का सा दबाव भी देखने मिले। और नीचे के तरफ हमें अगर खरीदारी करनी है तो 6500 का वेट करना चाहिए। ठीक है, 6500 रुपये के लेवल्स पर आप नज़र रखें, उसका वेट कीजिए। सीजी कंज्यूमर पर एक व्यू चाहेंगे आपसे किरण, क्योंकि इनको 3500 सोलर पंपिंग सिस्टम्स का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र और राजस्थान से, और हम देखते हैं कि ऑर्डर वाली जो भी कंपनीज होती हैं शेयरों में मूवमेंट देखने को मिलता है। आप जरा बताएंगे सीजी कंज्यूमर क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? सीजी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट के ऊपर इतना कोई खास मोमेंटम हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से नीचे मल्टीपल बॉटम्स जो उसके बने थे 270 260 उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है।
अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखे थे, लेकिन ऊपर में ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं 310 320 के आसपास फिसल आउट हो जा रही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए अगर एज एन इन्वेस्टर कोई देख रहा है ये स्टॉक को, तो 260 250 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये स्टॉक 240 का लेवल भी ब्रेक करता है तो देयर आर चांसेस के सीजीएमजी में ज्यादा एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है। सो 250 या तो 240 का मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 250 260 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। ऊपर में शॉर्ट टर्म के लिए हम 310 का टारगेट देखेंगे। जैसे ही 310 क्रॉस होगा उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी रैली हम देख सकते हैं। तो एक रेंज में है 250 से लेके 310, तो बाय ऑन डिप्स करेंगे 240 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 240 रुपए का स्टॉप लॉस क्रॉम्पटन कंज्यूमर के लिए। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, भारत की जो प्लेटफॉर्म बेस्ड, जो इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज हैं, नायका, इन्फोसिस, जोमेटो के लेकर, और उनको ये लगता है कि अभी तो इंटरनेट के वाली जो कंपनियां हैं उनकी तो शुरुआत ही हुई है, स्टिल अ डे वन, ये उनका स्टेटमेंट है बर्नस्टीन की तरफ से। और उनका कहना है कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी आकर्षक भी हैं। पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है, इसके चलते काफ़ी बड़े मौके इन कंपनीज के लिए आगे बन रहे हैं। आपसे रत्नेश जी राय जरा जानना चाहेंगे जोमेटो को लेकर। कल हमने देखा था कि ओनली वेज वाली जो खबर थी उसके चलते हमने शेयर में 5% के आसपास की बढ़िया तेजी देखी, लेकिन बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट है उसमें लक्ष्य को 180 से बढ़ाकर अब 200 रुपये कर दिया गया है। इसके पहले भी कुछ ब्रोकरेज ने 200 के टारगेट दिए हैं जोमेटो के लिए। चार्ट पे आपको कैसा लग रहा है और क्या आज मौके बनेंगे जोमेटो के शेयर में? बिल्कुल, ज़ोमैटो में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, ये बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी हाल ही में इसने अपना ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस करके वापस थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, पर इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से वापस से तेजी दिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल इसमें एक नई तेजी के लिए तैयार है, तो नई एंट्री, फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है यहाँ पे। उनको थोड़ा सा होल्डिंग के हिसाब से लेना है तो 145 के स्टॉप लॉस से इसमें पहले जो टारगेट बनेगा वो 180 से, और फिर दूसरा 200 रुपये, दो टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह जोमेटो पर। आज फोकस में रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं और आपको टेक्निकल सलाह भी दे दी गई है स्टॉक में। आईआरबी इंफ्रा पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। कोटक सिक्योरिटीज़ की डबल अपग्रेड हुए हैं, सेल से बढ़ाकर ऐड की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी 60 रुपये से बढ़ाकर 65 का कर दिया है। ट्रेडर फेवरेट है ये स्टॉक आईआरबी इंफ्रा का, और इस पर जो कोटक सिक्योरिटीज़ की कमेंट्री आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है कि अब रोड सेक्टर के जो ऑर्डर हैं वो बीओटी कंपनियों को मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एनएचएआई अपनी दिक्कतों को अभी मैनेज कर रहा है, जो डेट लेवल्स हैं उन्हें मैनेज कर रहा है। तो ऐसे में आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा, वेल पोजीशन्ड है, और उनका 44,400 करोड़ का जो बीओटी पाइपलाइन है FY24 के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है ऐसे में आईआरबी इंफ्रा के लिए। यहाँ पर किरण आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि हमने बात की ट्रेडर फेवरेट काउंटर है ये, और कोई भी खबर आती है तो अक्सर ये स्टॉक फोकस में रहता है। हाल फिलहाल में इंफ्रा स्टॉक्स में कमजोरी भी हमने देखी है, तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद आज क्या ये स्टॉक में खरीदारी करके जाना चाहिए? आप तेजी देख रहे हैं चार्ट्स पर? तो स्टॉक में हमने देखा था कि हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न करीबन नवंबर 2023 से कंटिन्यू हम देख रहे हैं इसमें आ रहा है, और ऊपर में एक अच्छा खासा जो लेवल है 67 68 वहां तक के हाई बना है। स्टॉक में ये एक जो ब्रेकआउट था, हमने भी डिस्कस किया कि नवंबर महीने से स्टॉक हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो 32 के आसपास का एक ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 100% की एक रैली हम देख चुके हैं। अब ये जो रैली आप वीकली पे देखोगे तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न को उसने ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं नीचे देयर आर चांसेस के उसने ऑलरेडी एक बार जो लो टेस्ट कर लिया है वो 49 का है। तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 डेज मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो 48 49 के आसपास का है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी करंट मार्केट प्राइस से मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आप जिसके पास भी ये स्टॉक है वो 44 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और नया अगर किसी को ऐड करना है या इस स्टॉक को नई एंट्री लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 48 49 का वेट कीजिए। एटलीस्ट 50 रुपीज तक का तो आप वेट कर ही सकते हो। तो 50 से लेके 48 के बीच में अगर आपको मिलता है स्टॉक तो आप लॉन्ग कीजिए 44 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो थोड़ा और करेक्शन आ जाए यानी कि 50 के आसपास मिले तब आप इसमें एंट्री कीजिए। 44 का स्टॉप लॉस होगा और वहां से आप तेजी करके जा सकते हैं। उधर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है
वो अच्छा दिखेगा। तो 50 के आसपास मिले तब IRB इंफ्रा में एंट्री लीजिए। हमारे साथ पैनल पर अब मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे पहला सवाल एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे होगा, क्योंकि ये स्टॉक आज काफ़ी फोकस में है। हमारे पैनल पे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं उन्हें भी आज पसंद आ रहा है चार्ट्स के लिहाज से। और अगर फंडामेंटल भी देखा जाए तो आज CLSA की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपनी कवरेज शुरू कर दी है 5107 के लक्ष्य के लिए, और इनका कहना है कि इनके लिए जो एड्रेसेबल मार्केट है करीब 5500 बिलियन का, वो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। लोएस्ट कंज्यूमर प्राइजेस हैं, लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें फेवर में है कंपनी के लिए। आपसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर सलाह लेंगे, क्या करें अगर मौजूदा स्तर पर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी हो, तो क्या ये लेवल्स सही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक Q4 नतीजे की थोड़ी राह देखनी चाहिए। दो तीन की रीजंस। एक, आई थिंक जो पिछले कुछ तिमाहियों के नतीजे आए थे थोड़े सॉफ्टर साइड पे ही आए थे, और मैनेजमेंट का जो एक दावा था इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग देयर ओन स्टोर्स, जो मॉडल काफी रेजिलिएंट है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ रिटेल आउटलेट्स दैट वी सी इन द कंट्री, और इनकी जो ऑपरेटिंग एक परफॉर्मेंस होती है, वर्किंग डेज, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ये सारे डायनामिक्स इनके फेवर में हैं। However, I think they are not translating into absolute growth numbers के लिहाज से, और इसलिए मैं देखना चाहता हूँ आई थिंक Q4 में आंकड़े कैसे आते हैं। वैल्यूएशन अभी भी आफ्टर दैट होल स्टैग्नेटेड पीरियड जो एवेन्यू सुपरमार्ट गया है पिछले 3 या 4 तिमाहियों में, अभी भी कोई सस्ते नहीं है। आई थिंक फेयर वैल्यू पे ही है, एंड अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक जियो रिटेल एज एन एग्जांपल हैव बीन डूइंग वेल। जो हिंटरलैंड की स्टोरी है रिटेल को लेके स्पेसिफिकली, आई थिंक जो ये सुपर फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं, अगर आप वी-मार्ट रिटेल की भी बात करें, थोड़ी स्टिकीनेस अभी भी है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो Q4 के नतीजे, कमेंट्री और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ आउटलुक का, ये सारी चीजें कैसे मैनेजमेंट दर्शाती है मैं देखना चाहता हूँ। रिजल्ट्स के बाद अगर स्टॉक चला भी तो देयर इज नो हार्म, अगर यहाँ से 5 या 4 3 या 4 या 5% चला भी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। बट अभी कूदना मेरे हिसाब से बिफोर रिजल्ट्स, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट्स होने के कारण एक स्टिकीनेस रह सकता है। तो आई थिंक वेट आउट फॉर Q4 रिजल्ट्स, एटलीस्ट आई वेट फॉर Q4 रिजल्ट्स। हमारे सभी एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। किरण हमारे साथ मौजूद हैं, अवनी भट्ट, रत्नेश गोयल, और साथ ही फंडामेंटल साइड पे मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं ढेर सारे काउंटर्स की, जहां पे आज दिखेगा एक्शन। और अवनी, आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे सीमेंट काउंटर्स पे, क्योंकि यहाँ पे आज एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है। हमने कुछ दिनों पहले भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी थी, जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था कि प्राइस कट की जो पूरा चेन है वो अभी भी बरकरार है। लगातार 5वें महीने हमने इस बार भी एक प्राइस कट आते हुए देखा है। पर साथ ही आज मैक्वेरी ने कुछ काउंटर्स पे अपने लक्ष्य जरूर बढ़ाए हैं। एक बार अंबुजा और साथ ही श्री सीमेंट पे अपनी राय दीजिए, क्योंकि दोनों पे ही लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं। चार्ट्स पे आपको कैसे दिख रहे हैं ये दोनों ही काउंटर्स? क्या यहाँ पे कोई रीबाउंड की उम्मीद करें? हिसाब से अंबुजा सीमेंट जो है वो इसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बाकी सारे सीमेंट स्टॉक से बेहतर है। और इसमें अगर देखें तो जो वॉल्यूम एक्टिविटी है, जब भी अपमूव होता है, जब भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है, उस दिन का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा होता है। और जब भी थोड़ा सा डिक्लाइन दिखता है, हमें दबाव दिखता है स्टॉक में, उस दिन वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं। तो कोई मेजर बिकवाली नहीं हो रही है इसमें। फिलहाल ये एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें व्यू पॉजिटिव है। ये कुछ दिनों के अंदर मेरे हिसाब से ऊपर 617 से 620 के लेवल तक जाना चाहिए। और नीचे के तरफ इसका जो सपोर्ट बन चुका है वो है 560 का। तो व्यू पॉजिटिव है, ये स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा श्री सीमेंट में अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, उसी के नीचे है। तो मेरे हिसाब से इसमें वेट करना चाहिए कि ये एक बार 25,550 का लेवल अगर निकाल पाता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट के लिए 26,200 का, और नीचे इसका स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 24,700 का लगाना है।
सीमेंट में अभी 25,500 के स्तर का वेट करें, अगर वो क्रॉस होता है तभी एक पॉजिटिव नज़रिया बनेगा। वहीं अगर अंबुजा की बात करें तो वहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया अभी भी आ रहा है। पर एक बार किरण आपसे एमजीएल पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रोकरेज के दम पे शायद कुछ एक्शन हो। जेफरीज ने अपने लक्ष्य बढ़ा के 1540 के कर दिए हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईवी का पेनिट्रेशन हो रहा था, उसको लेके कुछ चिंताएं थी, वो अब इतनी तेज़ी से नहीं है। और अभी जिस तरीके से करेक्शन हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल बता रहे हैं। एमजीएल पे कोई आज के लिए ट्रेडिंग कॉल, क्या 1300 के लक्ष्य या 1300 के जो लेवल है वो क्या पार करने में कायम हो सकता है आज ये? सो ओवरऑल एमजीएल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस प्राइस के ऊपर से इसने ब्रेकआउट दिया था उसी प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम रीटेस्टिंग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न स्टार्ट हुआ था 2021 के आसपास, और उसका ब्रेकआउट हमने देखा है कि रिसेंटली जनवरी मंथ में वो ब्रेकआउट आया 1200 के लेवल के आसपास का, और उसके बाद स्टॉक ने 1500 रुपए तक की रैली दी है। अब करंट चार्ट पे अगर आप देखें तो वापस अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट थे 1200 लेवल को टच किया है, साथ ही साथ 100 डेज मूविंग एवरेज को भी टेस्ट किया है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि लास्ट वीक में एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हम देख रहे हैं कि 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बनी हुई है। सो एक पोजिशनल आउटलुक के साथ मेरे हिसाब से डेफिनेटली हमें एमजीएल में लॉन्ग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो कंडीशनल बाय रहेगा 1290 के ऊपर, जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस होता है आप एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए 1250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जैसे ही 1290 का लेवल क्रॉस होगा आप ऊपर में 1350 तक की एक रैली देख सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल बायर हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से भी एंटर कर सकते हो, कोई डिप आए उसमें भी एंटर कीजिए, और वहां पे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1220 का मेंटेन करना है। जब तक 1220 ब्रेक नहीं होता है तब तक आप पोजिशनली इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और जब तक ये 1220 नहीं ब्रेक करेगा तो देयर आर चांसेस के ऊपर में हम 1400 तक की भी रैली देख सकते हैं, अगर आप 1 से 2 महीना इस स्टॉक को होल्ड करें तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एमजीएल में लॉन्ग करके जाना चाहिए। पर चलिए अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनके आज के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देख के लग रहा है कि शायद दिल्ली में ठंड वापस लौट गई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूजा और अभिषेक भी थोड़े से ऐसा ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं। पर साथ ही लग रहा है भसीन जी कि जिस तरीके से यूएस का फैसला आया है और ग्लोबल मार्केट्स में एक्साइटमेंट है, जो बाजारों में थोड़ा सा कोल्ड वेदर था अब वो छटता हुआ दिख रहा है। क्या आज तेजी की तैयारी फिर से करें? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी और अभिषेक को भी और पूजा को भी। ठंड तो मंदी वालों को लगेगी, यहाँ 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा। और आपको जैसे कहा है होली के बाद 9 तारीख तक न्यू हाई आएगा। अब फेड ने जो करना था कर दिया, यूएस स्टॉक्स ने न्यू हाईज मार दिए। फेड फॉर द फर्स्ट टाइम हैज क्लियरली इंडिकेटेड 3 रेट कट, इन्फ्लेशन में मॉडरेशन और ग्रोथ पैरामीटर्स आर बैक। अब इससे अच्छी बात आपको क्या मिल सकती है? डॉलर वीक है, बॉन्ड यील्ड घटे हैं, तेल घटा है, और आप अभी भी इसी विडंबना में है कि मिड कैप की करेक्शन सब खत्म हो गया। सृष्टि जी, माल जिसने ले लिया इस करेक्शन में वही राजा है, और मार्केट आपको मौका देती है। मुझे लगता है आज से मार्केट की चाल बदलेगी। आपको कहा है 26 तारीख से बाजार बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक्सपायरी मेरे को लगता है 22,400 22,500 पे भी हो जाए, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो लार्ज कैप्स एंड सेलेक्ट मिड कैप्स विल लीड द वे। और आप कहें तो मैं आपको अपडेट भी दे दूं, और आपने अभी सीमेंट पे भी बात की, वहां पे भी मेरे फेवरेट शेयर्स हैं, आप कहें तो मैं कुछ बताऊं। जी 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 बिल्कुल भसीन जी, बताइए कल के क्या अपडेट्स हैं और आज कहां पे नजर है? हाँ, पहले सीमेंट पे टिप्पणी कर दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल रियल एस्टेट सब ऑल टाइम हाई पे है। और जो आपको प्राइस में थोड़ी सी प्राइस में कट मिला है, वो वॉल्यूम में मेड अप होती है। दूसरी बात, पेटकोक प्राइस घटने से इन सबके मार्जिन बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आपने जैसे कहा, मुझे टॉप पिक रहता है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज अगर उन्होंने केशोराम का भी जो उनको अपडेट मिल गया फॉर अ टेक ओवर सीसीआई से, तो इनकी 150 मिलियन टन कैपेसिटी हो जाएगी, कोई उनके आसपास भटक नहीं सकता। अल्ट्राटेक वापस 12,000 11,500 का टारगेट मुझे दिख रहा है। दूसरा, मैंने आपको कहा रैमको सीमेंट मेरा फेवरेट शेयर है दालमिया भारत के साथ। ये शेयर ये लेने वाले भाव है, क्योंकि ये
साउथ में जो प्राइस राइज है वो जल्दी आएगी। तो आई थिंक सीमेंट में अपटिक है। एसीसी अंबुजा हमारे टॉप शेयर्स हैं। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी 6,000, 8,000, 10,000, 11,000 पे मारुति मेरा टॉप पिक था और वो न्यू हाई पे हो गया। किसने सोचा था शेयर बाजार कुछ नहीं कर रहा, मारुति न्यू चले जा रहा है। 13,500 का टारगेट है उसका इस साल में। अब आपको बता दूं कल आपको कोटक बैंक, विप्रो और आईओसी कहे थे, वो अभी भी आउट परफॉर्मर है। और मिड कैप में आज से पीएफसी आरईसी नई चाल पकड़ेंगे। आज आपने पढ़ ही लिया है कि आरईसी के डिविडेंड इज अ रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड इज कम एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस क्वार्टर में पीएफसी आरईसी के निम्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट एवर होंगे। तो ये मौका है ये करेक्शन थी लेने की। आईओटी में अगेन मैं आपको जैसे भी पहले कह चुका हूं, दिस इज आवर टॉप पिक इन दी ओएमसीज, रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड डिस्टिलेट प्राइसेस में बेनिफिट इनको अक्रॉस द बोर्ड आएगा। तो आई थिंक ये 3-4 मिड कैप बहुत आउट परफॉर्म है। आज का टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंकों में सबसे बड़ा लीड कर रहा है और आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी शुड रीगेन इट्स मोजो एंड कलर। 50,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी का मुझे 9 अप्रैल तक। दूसरा है अशोक लीलैंड। देखिए आपने देख लिया, आइस भी हो गया, हाइब्रिड भी हो गया, ईवी भी हो गया, और उसमें जो बस मार्केट में मार्केट शेयर ईवीज में है, वहां पे न्यू लॉन्चेस में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव अराउंड दिस 161, 162। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आरबीएल बैंक, 4% स्टेक महिंद्रास का है और मुझे लगता है वो एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है। निम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट होंगे, 280 का टारगेट है और आपके लिए 221 का स्टॉप लॉस। ये तीनों शेयर में निवेश कीजिए। आरईसी, पीएफसी, आईओसी मेरे टॉप पिक्स कंटिन्यूड है और रैमको सीमेंट मेरा टॉप पिक है सीमेंट में। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। अगर मुझे याद है आपने विप्रो भी दिया था और विप्रो को लेकर खबर है कि इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है कैपको, उसकी सीईओ के तौर पर एना मैरी रोलैंड की नियुक्ति की है। विप्रो बना के रखें अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, मेरे ध्यान से वो निकल गया क्योंकि जोश में और नए हाई पे मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन विप्रो तो 750 का टारगेट है इस साल में और आप देख लेना विप्रो, एचसीएल टेक तो रुकेंगे नहीं। तो आपने 100% मेरी एक रहने वाली चीज को, फिर मेरे फेवरेट शेयर को पकड़ लिया, विप्रो का भाव 750 जाएगा इसी साल में। तो आपको 490 रुपए में मिल रहा है, लेने की चेष्टा कीजिए। विप्रो इज एन आउट परफॉर्मर और आपने देखा है जो उनका फ्रेंच सीईओ है, उसने कैसे टर्न अराउंड किया है और एक नए नियुक्ता से आई थिंक आई वुड ओनली एक्सपेक्ट मच मोर पॉजिटिविटी फॉर द परफॉर्मेंस एंड फॉर द मार्केटिंग। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। और हमेशा मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए, आपको सुनते ही ना वो एड्रेनलिन रश होने लगता है। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आगे बढ़ेंगे और पीबी फिनटेक पर एक राय लेंगे मयूरेश जी आपसे, क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार में कंपनी उतर रही है। पीबी पे के नाम से सब्सिडरी बनाने को मंजूरी मिल गई है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार शेयर में आप क्या सलाह देंगे? अभिषेक, जिनके पास है बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक न्यूज आई है ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और जैसे नंबर्स उभर के आ रहे हैं, मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी नंबर्स डेफिनेटली दर्शा रहा है स्टॉक का। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि एज वी एंटर इनटू दिस टैक्स सेविंग क्वार्टर, आई थिंक अच्छी खासी बिजनेस शायद उनके प्लेटफॉर्म से भी हुई होगी। बट एज इंडिया ग्रोज, मुझे लगता है आई थिंक जो सर्विसेज पीबी फिनटेक देता है, I think that will be recognized as digitalization happens, और इसलिए जिनके पास है बने रहना चाहिए। ओके, तो ये है सलाह पीबी फिनटेक पर। किरण जी, आयशर मोटर्स पर अपनी सलाह दीजिए। कल एफएनओ में टॉप गेनर भी था, 4% ऊपर था ये स्टॉक। आज भी क्या तेजी करके चल सकते हैं स्टॉक में? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप आयशर के लिए? आयशर मोटर की अगर हम बात करें या तो ओवरऑल हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में आयशर मोटर और मारुति ये दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आयशर मोटर में जिस तरह से कल एक गैप अप हुआ था एक रेटिंग के बाद, अब देख रहे हैं हम कि एक फॉलिंग चैनल का एक रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ जो कल गैप अप हुआ था तो और अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है लॉन्ग करना चाहिए। 3800 का एक आप एग्रेसिव स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
जब तक ये 3800 के नीचे नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से डिप में या करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। ऐसे अपना ऊपर में हम 4000 तक के टारगेट देख रहे हैं। जैसे ही 4000 का लेवल क्रॉस होगा, यहाँ से एक नई रैली भी स्टार्ट हो सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी फेवरेबल है। 3800 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करके चल सकते हैं यहाँ पर। रत्नेश जी, कुछ मिनट रह गए हैं अब प्री ओपन सेशन में, लेकिन आईटी शेयरों पर आपसे राय लेंगे। हमने कल जिस तरह से फेड का आउटकम देखा, वहाँ पर टेक शेयरों में तेज़ी दिखी और आज उसका असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी पड़ सकता है। तो क्या आज सही दिन है? अगर किसी को टेक शेयर में एंट्री लेनी हो तो क्या एंट्री ले सकते हैं, और कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, आईटी सेक्टर में काफी टाइम से हम बुलिश और कंटिन्यू बोल रहे हैं कि इस साल जो रहेगा वो आईटी सेक्टर बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगा। तो किसी को अगर आईटी सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस स्टॉक देखना है तो उसमें जो सबसे अच्छा मुझे दिखता है वो टीसीएस ही दिखता है, क्योंकि टीसीएस में कंटिन्यू आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो सेलिंग का प्रेशर आना था वो हो गया और अपने काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3950 का एक सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसको 3950 3930 ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है। जो इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना है, इसको जरूर लेना चाहिए टीसीएस को। यहाँ पे जो नियर टर्म में टारगेट अभी एक बार 4056 रुपए का बनेगा, उसके ऊपर निकलने में इसमें फिर जो नई तेजी आएगी वो 4150 तक के लिए आ सकती है। ठीक है, तो टीसीएस पे भी रहेगी नज़र। साथ ही हमने विप्रो को लेकर भी चर्चा की और कुछ काउंटर्स पे एक बार जल्दी से फोकस डाल लिया। आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स पे भी नज़र रहेगी। यहाँ पे एमके की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ 2000 के टारगेट्स दे रहे हैं और कल भी ये काउंटर काफ़ी अच्छा चला भी था। एक अच्छा मूव भी हमने इस पर देखा था। एक बार अवनी, आप इस पर क्विकली राय दे दीजिए कि कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्योंकि एमके की जो कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव फ्रंट पे है कि उनको वैल्यूएशन में काफ़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है फिलहाल। साथ ही मल्टी डेकेड वेल्थ क्रिएशन स्टोरी है, जो कि पहले भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है कंपनी की तरफ से। आगे की ग्रोथ स्टोरी को लेके भी वो पॉजिटिव है। 2000 के टारगेट्स एमके दे रहा है, आप कौन से लक्ष्य ध्यान में रखेंगी? ओसवाल ने कल का जो मूव दिखाया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में पॉजिटिव मूव दिखाया है और सारे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था वो निगेट करके अब उसके ऊपर बंद भी दिया है। तो व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। इसमें अगर सबसे पहला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 1750 का, और एक बार वो लेवल निकल जाए तो उसके बाद में फिर ये ऊपर के तरफ 1920 तक की चाल हमें देखने मिल सकती है। तो मोतीलाल ओसवाल में व्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल पे व्यू पॉजिटिव है। पर मयूरेश, एक बार आपसे एनएमडीसी पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मेटल्स की चाल काफ़ी अच्छी देख रहे हैं हम। साथ ही डॉलर इंडेक्स कल फेड की कमेंट्री के बाद फिर से उसमें एक गिरावट देखने को मिली। 102.8 के आसपास फिर से फिसलता हुआ दिख रहा है। पर एनएमडीसी यहाँ पे सिटी का मानना है कि अगले 90 दिनों में थोड़ी सी गिरावट इसमें दिखनी चाहिए और वो आयरन ओर के प्राइसेस जो डोमेस्टिक और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में जो डिफरेंस है उसको लेकर वो अपनी एनालिसिस सामने रख रहे हैं। क्या मेटल्स में एनएमडीसी आपके लिए कैसे स्टैंड आउट करता है और क्या राय होगी इस पे? तो सृष्टि, दो चीजें। एक, आई थिंक जो आयरन ओर प्राइसिंग है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली ऑब्वियसली थोड़े प्रीमियम पे है आज की तारीख में, बिकॉज दे हैड टेकन प्राइस हाइक्स दोनों लम्प्स और फाइन्स में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हेन द प्राइसिंग इज नॉट एट एन इक्वल आर्बिट्राज, एक अपहीवल जरूर होता है फ्रॉम एन इमीडिएट पर्सपेक्टिव। बट अगर आप लॉन्गर टर्म देखें तो अगर चाइना रीस्टॉकिंग करने लग जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर ऑन ऑल मेटल्स कंबाइंड टुगेदर, कहीं ना कहीं जो इनपुट कॉस्ट है वहाँ पे भी थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। वो कुकिंग कोल हो, पेट कोक हो, आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, और वहाँ पे आई थिंक एक इंक्रीजेस आना लाजमी होगा इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट पैरिटी। सेकेंडली, आई थिंक इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ग्रोइंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, एक वॉल्यूम स्ट्रोक अर्निंग्स मोमेंटम शायद ये स्टॉक में बरकरार रहे, और डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा होता है जो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करता है। तो सेंटिमेंटल रिएक्शन जरूर आ सकता है स्टॉक में, बट मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रक्चरल डाउनसाइड है एनएमडीसी के लिए, जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, ये व्यू। लेकिन कमोडिटी बाजार की भी शुरुआत हो गई हो और सोने की शुरुआत जो हुई है चमक के साथ हुई है। याद रखिए फेड की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं उसने सोने को भी चमकाने का काम किया है। 66,700 के ऊपर खुला है सोना, पहली बार प्रति 10 ग्राम का ये भाव है और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना पहुंचता हुआ दिख रहा है।
66,672 का आपको फिलहाल स्तर दिखेगा। हजार रुपए ऊपर खुला था, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, लेकिन अभी भी 944 रुपए की मजबूती। MCX पर ये भाव 1.5% के बढ़िया तेजी के साथ सोने की आज शुरुआत हुई है। लेकिन अवनी, आपसे जरा ना मारुति पर एक व्यू चाहेंगे। कल हमने बढ़िया तेजी देखी मारुति में, आज के लिए आपकी रणनीति क्या है? और आपसे हम ये चाहेंगे कि आप ऑप्शंस के जरिए मारुति को ट्रेड करने के लिए कोई रणनीति सुझाएं। कैसे करें ट्रेड? जी अभिषेक जी, मैं सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये हमने मारुति में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था 11,350 पे, और इसका जो ट्रेडिंग टारगेट था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट था, वो कल अचीव हो चुका है। और अब पोजिशनल टारगेट जो है वो 12,300 का है। तो व्यू पॉजिटिव है, बट अब इतना जो अगर चल चुका है, अगर हम मार्च सीरीज की ऑप्शंस का डेटा देखें तो 12,000 के कॉल में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन अगर 11,700 750 के बीच में थोड़ा सा रिट्रेस हो जाता है प्राइस, तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलना है फिर से। और पोजिशनली तो अगर जिनके पास है उनको रखना ही है। 12,300 का इसका अभी एक अगले 2 से 3 महीने के अंदर का टारगेट है, और ये लेवल भी एक बार पार कर जाए तो ऊपर ओवरऑल 13,000 का टारगेट रहेगा एक मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। सो व्यू पॉजिटिव है। मारुति में ऑप्शंस का ट्रेड हम इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि अब दिन काफी कम बचे हैं एक्सपायरी में, और अब 3 दिन की छुट्टी भी आएगी, तो जो प्रीमियम्स है वो काफी जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएंगे। अगर करना ही है तो अप्रैल के सीरीज में ऑप्शंस में खरीदारी कर सकते हैं 12,000 के कॉल में, बट ये कंडीशन ये रहेगी कि ये एक बार नीचे 11,750 तक रिट्रेस कर ले। ठीक है, 12,000 की कॉल में आपको अप्रैल सीरीज में ऑप्शंस में रणनीति बनाने की सलाह, और ये बिल्कुल ठीक है। अगले अगर हम हफ्ते की बात करें तो बाजार सिर्फ 3 दिन ही खुला है। मंडे की छुट्टी है होली की, और छुट्टी शुक्रवार को भी है। इसके चलते सिर्फ 3 दिन का ही ट्रेडिंग सत्र होगा बाजार में। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि आज 9 के नवरत्न शेयर कौन से हैं, कहां पर खबरों के दम पर एक्शन आज दिखेगा। 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं, जो कि खुद एक नवरत्न है। शरद, बताइए। हेलो। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा TVS मोटर। यहाँ पे जो है कंपनी 4 प्रेफरेंस शेयर देगी अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं। इसका लगभग 10 रुपये का जो है इशू प्राइस है। और इंटरेस्टिंगली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में शैलेश हरिभक्ति, एक जाने माने CA हैं, उनको जो है नियुक्त किया गया है। प्रिंस पाइप्स फॉसेट वेयर फैसिलिटी जो ब्रांड है अकील, उसको 55 करोड़ पे जो है एक्वायर की है। अभी एक्विजिशन इंटरनल एक्रूवल से होने वाली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली अगर हम बात बता दें तो हमारा जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो है आपका हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। ये भी एक्चुअली फोकस में रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन आई है। विप्रो ने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किया है एनी मैरी राउलैंड का CEO का, पर ऑफ कोर्स स्ट्रीट को थोड़ी सी स्ट्रेस आ सकती है, स्पेशली क्योंकि जो है CEO चेंजेस बहुत हो रही है पिछले 2 साल में। CG कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स को 3500 करोड़ का जो है सोलर पंपिंग सिस्टम्स का ऑर्डर आया है। ये है महाराष्ट्र और राजस्थान से देखने मिली है। वॉकहार्ड का लगभग 570 करोड़ का QIP इशू खुला है। जो फ्लोर प्राइस है या ऑलमोस्ट 544 और इंडिकेटिव प्राइस 517, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। PB फिनटेक जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स पेमेंट बिजनेस में जो है कंपनी फोरे करने वाली है और कंपनी ने एक नई आर्म बनाई है। HDFC बैंक के बारे में बात करें तो HDFC बॉन्ड्स जो है RBI का जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि RBI कह रही है कि HDFC बॉन्ड्स इंफ्रा टैग मर्जर के बाद रिटेन नहीं कर सकती है स्टेटस। सो बेसिकली HDFC बैंक को बेसिकली चाहिए था एग्जेम्पशन CRR SLR रिक्वायरमेंट्स में, तो अगर ये टैग मिल जाता तो वो मिल जाता, और ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ के ऊपर है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज के बारे में बात करें, हमारा 8वां स्टॉक HSBC का कमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट है। यहाँ पे अपग्रेड किया है 22 से, अभी न्यूट्रल था पहले, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 26 से उसे 3300 कर दिया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है वो है नए एमिशन नॉर्म्स पे, वहाँ पे एक ट्रांजिशन देखने मिल रही है। हमारा आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा वो है खबर। यहाँ पे स्किपर फोकस में रहने वाला, और इम्पॉर्टेंटली देखें तो स्किपर में एक बड़ी ऑर्डर आ सकती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में। ये ऑर्डर का साइज़ लगभग 470 से 550 करोड़ के बीच आ सकता है। और इम्पॉर्टेंटली ऑलरेडी ऑर्डर बुक अपने लाइफ टाइम हाई पे 6000 करोड़ के ऊपर, और उसमें से 40% ऑर्डर्स जो है इसी सेगमेंट से आती हैं। तो यहाँ पे जो है इस खबर को भी ज़रूर नोट करिएगा। तो ये 9 स्टॉक्स हैं जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच
शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए तो स्किपर इंडिया यहाँ पे खबर के दम पे भी एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए हम इसको ट्रैक ज़रूर करेंगे। पर एक बार मयूरेश, आपसे वोकहार्ट फार्मा पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, कंपनी QIP लेकर आ रही थी, इसका फ्लोर प्राइस 544 रुपीज़ है, इंडिकेटिव प्राइस जो है 517 रुपये है। हम जानते हैं कि कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्ज है, उनके ड्रग लॉन्चेस तो आने वाले टाइम में वहाँ पे उम्मीद थोड़ी लगाई जा रही है, पर साथ ही जो डेट की चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को चलने नहीं देती। बट जिस QIP की अब हम बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि वोकहार्ट फार्मा में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए अब? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक दो चीजें, एक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक डेट इज अ बिग इशू onto their balance sheet and product pipeline. I think ये तो बहुत अहम चीजें होती है फार्मा कंपनीज के लिए, और ये दोनों इश्यूज पे शायद स्टिकीनेस आ सकती है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न्ड। तो जब तक रेजोल्यूशंस नहीं आते और जब तक एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती ये दोनों ही पर्सपेक्टिव्स पे, मुझे लगता है अर्निंग्स अभी भी स्टिकी रहेंगी। वी स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में, और वॉच लिस्ट पे हमने नैटको फार्मा को रखा है। कमेंट्री काफी शानदार रही थी सृष्टि नैटको फार्मा की। जो पाइपलाइन इनके पास है, एज एन एग्जांपल 15 FTFs दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और ये सारे हाई मार्जिन ब्रांडेड जेनेरिक्स वाला पोर्टफोलियो है, जहाँ पे एक्सक्लूसिविटी एज वेल एज मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। FDA कंसर्न्स बहुत ज्यादा उनके प्लांट्स पे है नहीं, और जो हम एक्सपेक्टेशन बना के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी थेरापॉटिक एप्लीकेशंस जो नैटको के पास है, आई थिंक इट माइट बी अ फार बेटर प्ले अगर और पुल बैक से डिक्लाइंस पे मिलता है तो वो कार्ड आई स्टिल फील बैलेंस शीट इज स्टिल वीक। जैसे हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में VPS/RS रेटिंग काफी सॉफ्ट है। ऑल्टरनेटिव्स जैसे मैं कह रहा था, नैटको फार्मा अगर पुल बैक्स में मिलता है तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो वोकहार्ट फार्मा यहाँ पे भी थोड़ा अवॉइड करने की राय आ रही है मयूरेश की तरफ से, पर नैटको फार्मा एक अच्छा प्ले हो सकता है। फंडामेंटल लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं मयूरेश जोशी, और उसके पीछे के भी तर्क उन्होंने आपके सामने रखे। पर इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। एक अच्छी शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं भारतीय बाजार। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? क्या दोनों ही बाय कॉल्स लेकर आए हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग सुश्री, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों ही बाय लिस्ट होंगे, और दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो बीटन डाउन थे स्लो थोड़े से और सपोर्ट से बाउंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक होगा IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 73 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मेरा टारगेट होगा 85 से लेके 88 के आसपास। नेक्स्ट पिक जो मेरी होगी वो होगी इक्का लैब्स। ये भी कल एक बहुत अच्छा बाउंस सपोर्ट से दिया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 1130 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और जो टारगेट होगा वो 1250 टारगेट 1 और 1275 टारगेट 2, 1275 1250। बिल्कुल। तो चलिए, अब कुछ मिनट रह गए हैं बाजार की ओपनिंग को, और फ्रीज हो चुके हैं लेवल्स। बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं 21,980 के पास। लेकिन जैसा कि जो एक्सपर्ट्स जब हमने बात की थी उनसे, वो सुझाव भी रहते कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन शुरुआत के बाद थोड़ा सेटल होने दे, 15-20 मिनट रुकिए और उसके बाद फ्रेश एंट्री लीजिए। 21,980 के ऊपर यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। 150 अंक की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है, जो इंडिकेटिव टिक्स हमें मिल रहे हैं। क्विकली कुछ स्टॉक्स पर सलाह ले लेते हैं। किरण जी, अभी हम थोड़ी देर पहले गोल्ड को हाईलाइट कर रहे थे, काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है रिकॉर्ड लेवल्स पर। तो इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं, मणिपुरम, मुथूट या फिर टाइटन, किसी स्टॉक पर आज इनमें से किसी स्टॉक को आज वॉचलिस्ट में रख सकते हैं ट्रेड करने के लिए? सो दो स्टॉक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो कल्याण ज्वेलर्स रहेगा। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली हम देख चुके हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। अगर स्टॉक ऊपर में 370 का लेवल क्रॉस करता है तो इंट्राडे में हम अच्छी खासी एक रैली देख सकते हैं। सो कंडीशनल बाय रहेगा कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। आप 370 के ऊपर लॉन्ग जाइए, और नीचे में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 360 का मेंटेन करना है। जैसे 370 के ऊपर जाएगा ये स्टॉक, 400 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की भी अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 1500 से हम देख रहे हैं कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है।
लेकिन ये स्टॉक भी वापस 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट ले रहा है। ऑलरेडी मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें देखने को मिली है। सो मुथूट फाइनेंस भी करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1400 तक के लेवल्स आप मुथूट फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल्याण ज्वेलर्स एंड मुथूट फाइनेंस दोनों हमारे लिए प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स और मुथूट फाइनेंस यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। सोने में एक अच्छी चाल है, उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे भी हमारी रहेगी नज़र। अब देखिए 2 ही मिनट रह गए हैं मार्केट को खुलने में। एक बार आपको लेवल्स बता दें तो निफ्टी 22,000 के स्तर के बेहद करीब की शुरुआत कर रहा है। 21,990 के आसपास फिलहाल निफ्टी 50 स्तर दिखा रहा है। और जैसा कि एफएनओ डेटा हाईलाइट कर रहे थे कि 22,000 एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, वहां पे सबसे ज्यादा डेटा बिल्डअप था। बट आज अगर उन स्तरों के ऊपर हम जाते हैं, साथ ही सस्टेन करते हैं, तो देखना काफी अहम होगा कि यहां से कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है या नहीं, क्योंकि आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। पर दूसरे इंडेक्स की बात करें तो वहां पे निफ्टी 50 से ज्यादा मजबूत ओपनिंग की शुरुआत हो रही है। निफ्टी बैंक यहाँ पे 360 अंकों की तेजी है। HDFC बैंक, SBI, इन सभी पे रखनी होगी नजर। और हमारी एक्सपर्ट अवनी की भी कॉल आई है SBI पे, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। देखिए शुरुआत तो पॉजिटिव होने की तैयारी कर रहा है, पर 730 से 735 के बीच में एक आपके लिए एंट्री जोन है। निफ्टी में केवल 2 ही काउंटर्स हैं जो कि आपको गिरावट के साथ शुरुआत होने की तैयारी कर रहे हैं, HUL और बजाज ऑटो। पर दोनों में ही जो गिरावट है काफ़ी कम है, 0.3% की वहाँ पे कमज़ोरी दिखेगी। पर अब देखिए मार्केट हो चुके हैं चालू, और बस ही हम देखेंगे कि ओपनिंग टिक्स कैसी आ रही हैं। स्टील काउंटर्स पे भी रहेगी हमारी नज़र, और ओपनिंग टिक्स आपकी स्क्रीन पे 160 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ, और 390 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी ने शुरुआत की है। मेटल काउंटर्स में एक अच्छा जोश है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील, इन सभी में आप अच्छा एक्शन देख रहे होंगे। हमने आपको बताया भी था कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, मेटल्स में जोश बरकरार है। आप देखिए ये सारे काउंटर्स फिर से एक बार तेज दौड़ लगाते हुए, साथ ही IT काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है। विप्रो, हालांकि इनके कैपको के सेगमेंट को अब एक नई लीडरशिप आगे लेके जाएगी, और स्टॉक में एक एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं। 1.7% का उछाल है। HCL टेक भी 1.7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक, कल यहाँ पे एक गिरावट जरूर थी, 1.6% की तेजी के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। केवल 4 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया और फिलहाल HUL, जहाँ पे गिरावट के साथ शुरुआत की है हमने। पर PFC और साथ ही BHEL, PSU पैक से साथ ही REC, इन सभी में एक अच्छा मोमेंटम, 2 से 3% की तेजी ये सभी काउंटर्स दिखा रहे हैं। तो इन पे भी हम अपनी एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। कुछ FNO काउंटर्स में गिरने वाले शेयर्स की बात कर ले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा कॉप में थोड़ी सी गिरावट है, बलरामपुर चीनी थोड़े से कमज़ोर है। पर एक बार क्विकली ब्रॉडर मार्केट्स पे भी नज़र डाल लें। अब देखिए क्या मूव आया है, क्योंकि NSE में 1750 शेयर्स हैं जो कि फिलहाल ओपनिंग टिक में ही आपको हरे निशान में दिख रहे होंगे, और उसके सामने मात्र 160 स्टॉक्स है जो कि गिरावट का शिकार है। तो कई दिनों के बाद हम एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स फुल्ली चेयर करती हुई नजर आ रही हैं। एक बार सामने देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप एंड में भी किस तरीके का एक्शन है, इंडेक्स क्या कर रहे हैं। पर निफ्टी इस बीच 22,000 का स्तर फिर से रिक्लेम करता हुआ आपको दिख रहा है। 22,007 ये लेवल है निफ्टी 50 में, जो कि आप देख रहे हैं 180 अंकों की यहाँ पे तेजी है। बैंक निफ्टी ने भी शुरुआत के बाद अपने मोमेंटम को होल्ड किया हुआ है, और कल हमने देखा था कि कई सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई थी BPCL, HPCL, IOC को लेकर। आज देखिए BPCL करीब 2.7% की तेजी दिखा रहा है, निफ्टी के टॉप गेनर अभी बन चुका है। अन्य OMCs पे भी नजर रहेगी। पूजा, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या कुछ एक्शन है? बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बाजार में तो तेजी है ही। निफ्टी 22,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, देखना होगा इस लेवल को कितनी देर होल्ड कर पाता है। बैंक निफ्टी में 400 अंकों की तेजी, और इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शानदार शुरुआत हो रही है। 580 अंकों की तेजी है मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजबूती है मेटल में,
करीब 2% ऊपर है ये इंडेक्स। सरकारी बैंक भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मिड कैप स्पेस से अगर बात करें तो जैसे कि हम हाईलाइट कर रहे हैं कि मेटल स्पेस में अच्छी मजबूती है। सेल करीब 4% ऊपर है, पीएफसी में 4% की तेजी, आरईसी में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है, नैल्को ऊपर है करीब 3.5%, और इसके अलावा सोना कॉमस्टा, ऑयल इंडिया, कोफोर्ज, बैंक ऑफ इंडिया में भी अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इप्का लैब, यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसे स्टॉक्स हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन लगभग सभी स्टॉक्स में काफी बेहतरीन एक्शन इस बीच देखने को मिल रहा है। तो यह है मिड कैप स्पेस का हाल। ठीक है, तो बाजार में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। मिड कैप का मूड भी बहुत अच्छा है। निफ्टी है करीब 170 अंक ऊपर इस वक्त और 50 में से 46 शेयर कर रहे हैं हरे निशान के साथ कारोबार। फेड से जोश मिला है। जेरोम पावेल ने बाजार में अपने स्टेटमेंट से जान डाली है रेट कट को लेकर, और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। चलिए फटाफट अब ये समझ लेते हैं कि ओपनिंग पर आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। आज के क्या है ओपनिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। ठीक है, शुरुआत चलिए ओनी आपसे ही करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है अभी बाजार में। एक शेयर है, दो शेयर है, बताइए दोनों आप। मेटल काउंटर्स में अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिल रही है। तो आज ओपनिंग ट्रेड में जेएसडब्ल्यू स्टील में हम खरीदारी करेंगे। अभी ये करंट लेवल पे एंट्री करेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगाना है 794 का। ऊपर की तरफ ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से 826 तक। ठीक है, 826 रुपए का टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में मूड बहुत अच्छा है। मतलब एक दिन चलते हैं फिर रुक जाते हैं। एक तरह से ट्रेडिंग वाले ही शेयर बन के रह गए मेटल फिलहाल तो। टाटा स्टील, हिंडाल्को में भी आज हम तेजी देखने को मिल रही है, और मेटल और माइनिंग को अगर आप जोड़ लीजिए, कोल इंडिया का शेयर भी आपको ऊपर दिखेगा। किरण जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है सर अभी ओपनिंग ट्रेड के लिए? ओपनिंग ट्रेड में जैसे आपने बताया कि मेटल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, तो हिंडाल्को हम ट्रैक कर रहे हैं। हिंडाल्को के ऊपर आप देखोगे तो 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जो अच्छी चीज हमें लग रही है वो लास्ट 15 दिन की जो एक रेंज है, वो रेंज ब्रेकआउट, देयर आर चांसेस कि आज हम रेंज ब्रेकआउट देखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 540 के आसपास से स्टॉक में जो रैली आई थी वो फिसल आउट हो गई थी। लेकिन आज जिस तरह से ओपनिंग में हम देख रहे हैं कि अपना ओपन और लो सेम है, साथ ही साथ कल की जो एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो मल्टीपल रीजन है बुलिश जाने के लिए यहाँ पे, या तो लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। सो हिंडाल्को हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहेंगे। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है हिंडाल्को में, वो 530 या 525 का आप इंट्राडे के बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस दीजिए, रख सकते हैं। और डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से एक बड़ा सा गैप है, तो देयर आर चांसेस कि ये गैप फिल होगा, ऊपर में 580 तक की रैली आएगी। सो नॉट फॉर द ओनली इंट्राडे, लेकिन आप एक 5-6 दिन का ट्रेड समझ के हिंडाल्को लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, 5-6 दिन का भी इसमें आप नजरिया रख सकते हैं। 580 रुपए के टारगेट के लिए 540 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से 40 रुपए की अपसाइड आपको हिंडाल्को में मिल जाएगी। 530 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का, और 40 रुपए ऊपर का टारगेट, 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस हिंडाल्को के लिए। ये है किरण जी की तरफ से। प्रशांत जी, आपका शेयर कौन सा होगा सर? आपको क्या अच्छा लग रहा है बाजार में अभी? जी अभिषेक जी, यहाँ पे जो स्टॉक मुझे एक अच्छे लेवल पे लग रहा है वो होगा मेट्रो ब्रांड। करीबन 1200 के इर्द गिर्द काम कर रहा है और एक ब्रेकआउट की कगार पे। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करूंगा मैं और स्टॉप लॉस रखूंगा 1140-45। पोजिशनल ट्रेड होगी। ये एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है और कल का वॉल्यूम भी स्ट्रांग है। यहाँ से मेरा टारगेट स्ट्रेट होगा 1300 से लेके 1330 तक। ठीक है, 1300 से लेकर 1330 का ये पोजिशनल टारगेट है मेट्रो ब्रांड्स का। कल हमने बड़ी तेजी देखी थी मेट्रो ब्रांड्स के शेयर में, 10% से ज्यादा की, और आज ये 1200 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। आज भी 2-2.25% के आसपास की बढ़िया तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। रत्नेश जी, अब आपका शेयर सर, आपका कन्विक्शन कहाँ है? क्या आप भी खरीदारी का ही सौदा देंगे? राय तो खरीदारी की रहेगी, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब एलएनटीएफएच का करेक्शन पूरा हो गया। इसने काफी अच्छा एक सपोर्ट अपना 200 में डेली चार्ट पे लिया, आज गिव अप देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो तेजी है बरकरार रह सकती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो पास का 149 रुपए के स्टॉप लॉस से 157 रुपए के टारगेट के लिए एलएनटीएफएच में मुझे तेजी दिखती है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग आप रेकमेंड करें रत्नेश जी? एलएनटीएफएच
ठीक है, टारगेट सर आप फिर से बताएंगे आप? 157 ₹157 के टारगेट मुझे दिखाई देते हैं ठीक है, ₹157 के टारगेट एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। तो सारे के सारे हमारे एक्सपर्ट्स के ओपनिंग ट्रेड्स हो गए। मयूरेश जी से हम जानेंगे कि उनकी पसंद का एक शेयर जान लेते हैं, तो पूरा हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। मयूरेश जी, आज बढ़िया तेजी बाजार में, बढ़िया हम कहेंगे कि आज मोमेंटम बना हुआ है मेटल्स में भी। हालांकि अगर हम फार्मा शेयरों की बात करें, कंजम्पशन वाले, वहां से थोड़ा निराशा आज ज़रूर है, हालांकि बहुत ज़्यादा डीप कट्स नहीं है। आपकी पसंद का सर एक शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है, और जो शेयर आप बताएंगे कम से कम उसको हम 3 महीने रखेंगे। कौन सा शेयर होगा सर आपकी तरफ से? तो अभिषेक, आई थिंक पिडिलाइट काफी पसंद आ रहे हैं हमें मार्केट्स में इंडिया में। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक अगर आप पूरा बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट देखें, जो एडहेसिव और सीलेंट्स का बिजनेस है इनका, फेविकॉल, फेविक्विक एज एन एग्जांपल, जो नेशन वाइड ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जो एक 55% का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पेंट्स और केमिकल्स, यानी केमिकल पेंट्स और कंस्ट्रक्शन पेंट्स में जो 20% और इंडस्ट्रियल सीलेंट्स 6% के आसपास, ये तीनों सेगमेंट शायद एक प्रॉक्सी बनते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एज अ प्रॉक्सी, एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। तो हमें लगता है जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ पिछले तिमाही में इन्होंने पोस्ट की थी 10% के आसपास, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू एट अ वेरी गुड पेस। दूसरा, जो स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन्स है, वो 25% के ऊपर मेंटेन होने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ऑब्वियसली थोड़ी क्रूड प्राइस में स्पाइक हमने जरूर देखी थी, बट आई थिंक दैट इज स्पेक्युलेटिव इन नेचर। कहीं ना कहीं क्रूड प्राइस इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू स्टे इन अ वेरी ब्रॉड रेंज, 70-75 ऑन द डाउन साइड, अराउंड 90-95 ऑन द हायर एंड ऑफ द रेंज। शायद हायर एंड ऑफ द रेंज पे पहुंच के वापस क्रूड have started correcting. तो to a certain extent VAM prices, other input costs स्टेबल होने के कारण EBITDA मार्जिन्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। इनफैक्ट इट शुड शो वेरी स्टेबल एंड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। वैल्यूएशन में भी आई थिंक मिड पॉइंट वैल्यूएशंस पे है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, but I think it deserves that midpoint valuations because of the pedigree that it has. So I think जो हम कैंसलिंग में देखते हैं, strong leadership, strong institutional holding, strong earnings momentum, ये शायद तीनों ट्रिगर्स ये स्टॉक के पास है। तो ये हमारी शायद एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो मीडियम के लिए पिडिलाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं। ये है सलाह मयूरेश जी की तरफ से। एक बार आपको आईआरबी इंफ्रा भी दिखा देते हैं। हम सुबह इसको हाईलाइट भी कर रहे थे, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी आईआरबी इंफ्रा पर, और शानदार तेजी देखने को मिल रही है, करीब 10% ऊपर है ये स्टॉक। किरण जी, हम सुबह आपसे डिस्कस भी कर रहे थे आईआरबी इंफ्रा पे, अब 60 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आप एंट्री लेने की सलाह तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जिन्होंने होल्ड कर रहे होंगे ट्रेड करने के लिहाज से लोअर लेवल्स पर जिन्होंने एंट्री की होगी, क्या उनको निकल जाना चाहिए मुनाफा बुक करके? ये तो हम नहीं बोल रहे थे नई एंट्री के लिए, वी वर वेटिंग फॉर द डिप के अगर नीचे में 48 से लेके 50 के बीच में डिप मिलेगा तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि वहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अब करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 59 से लेके 60 के आसपास है। सो जिनके पास भी ये स्टॉक है, मेरे हिसाब से 59-60 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर वो अपना ट्रेल स्टॉप लॉस करके 56 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस 58-59 के आसपास चल रहा है। मैं वापस रिपीट करूं, 59 के आसपास 50 डेज मूविंग एवरेज है। अगर आज ये स्टॉक 59 को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो चांसेस है कि इसमें वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो जिनके पास है वो 59 से 60 के बीच में या तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो 56 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 56 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको आईआरबी इंफ्रा होल्ड करने की सलाह है किरण की तरफ से। अवनी जी, आज गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनियां हैं, मुथूट हो गई या फिर मणप्पुरम फाइनेंस हो गया, वहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3% के आसपास की तेजी है, और ये तेजी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर ट्रेड कर रहा। आज 1000 रुपए के आसपास की तेजी है। कहीं आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं मुथूट में या फिर मणप्पुरम में? मुथूट अभी ऑलरेडी चल चुका है, तो मेरे हिसाब से ये जब तक डिप नहीं आता है तो इसमें हम खरीदारी नहीं करेंगे। और मणप्पुरम तो फिलहाल ये बैन लिस्ट में है, सो इसमें भी ज्यादा अपसाइड देखने नहीं मिल रही है, लेकिन कैश सेगमेंट में जिनके पास है वो रख सकते हैं। अभी फ्रेश सौदा इनमें नहीं बन रहा है, अभी कोई फ्रेश सौदे नहीं बन रहे हैं प्रशांत जी।
आज ना बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी जो भी इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज हैं उनको लेकर हम देख रहे हैं कि आज जोमेटो में भी तेजी है, 170 रुपए के आसपास के भाव हैं। एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका के शेयर में भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये शेयर चल रहे हैं। आपकी कोई रिकमेंडेशन अगर हम ट्रेड के लिहाज से पूछें, आपको कोई शेयर ठीक लग रहा है इसमें? कि जोमेटो पे मैं काफी बुलिश हूँ। अगर पोजीशन है तो बने रहिए, नहीं है तो 175 के ऊपर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे एंट्री कीजिए। जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए 5 पॉइंट के लिए। 175 के ऊपर क्लोज होने दीजिए और उसके नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू मिलने पे आप एंटर कीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका होगा 155 150 के बीच स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से आप टारगेट 190 200 तक के रख सकते हैं। ठीक है, 190 200 के टारगेट, यही टारगेट तो बर्नस्टीन ने भी सुझाए हैं 200 रुपए की, और इस पर कन्विक्शन है। टेक्निकल बेसिस पर भी 170 रुपए के आसपास के भाव आ गए। कल भी हमने 4% के आसपास की बढ़िया तेजी जोमेटो के शेयर में देखी थी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले शेयर भी आज चमक रहे हैं। ग्रेफाइट इंडिया हो या फिर एचईजी हो, 4 से लेकर 7% के आसपास की दमदार तेजी इन शेयरों में है। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ये जो स्टोरी है कितनी लंबी आपको दिख रही है, और क्या व्यू है आपका इस सेगमेंट पर? तो ये सवाल मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा एंड आई क्विकली मेंशन दैट। एक है स्ट्रक्चरल स्टोरी और एक है इंटरमीडिएट स्टोरी। तो आई थिंक जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है ये शायद बरकरार है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स देखें, दे आर प्रोबेबली लुकिंग एट कंज्यूमिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टील इन अ ग्रीन फैशन। ग्रीन फैशन होता है इधर आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस से स्टील बनाएं, यू हैव इंडक्शन फर्नेसेस टू मेक स्टील। यानी जो टिपिकल स्टील मेकिंग प्रोसेस होता है जो इंडिया फॉलो करती है लार्ज एक्सटेंट तक, एक सॉलिड रिडक्शन प्रोसेस का, that probably will not be accepted after a few years or a few quarters as far as green steel is concerned. Both graphite और HEG जो यूज करते हैं in terms of graphite electrodes is through the electric arc furnace route itself, यानी green route follow करते हैं which is probably mandated. तो ये structural part of the story हुई। अभी intermediate part of the story obviously depend करती है in terms of consumption, in terms of input costs और जनरल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर ग्रोथ का। तो जो इनपुट कॉस्ट एज एन एग्जांपल जो ये कंपनीज कंज्यूम करती है, नीडल कोक प्राइसेस, यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी थी पिछले कई तिमाहियों में बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस। क्योंकि इंपोर्ट होती है काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें शायद आ सकती है और इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है इन टर्म्स ऑफ नीडल कोक प्राइसेस, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इनपुट कॉस्ट का। जहाँ तक वॉल्यूम्स का सवाल रहा, मुझे लगता है जो कैपेसिटीज आज के तारीख में है दोनों की, HEG और ग्राफाइट, आर सफिशिएंट इनफ टू प्रोबेबली सफाइज देयर ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। बट ये इंटरमीडिएट कॉस्ट्स जो बढ़ चुकी है और जो वॉलेटिलिटी है शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 1 या 2 या 3 तिमाहियों तक थोड़ी वॉलेटिलिटी नंबर्स में रह सकती है, पर स्ट्रक्चरल स्टोरी शायद बरकरार है। तो अगर आप जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स को देख सकते हैं। अल्बाइट एक रिस्क फैक्टर जैसे मैं कह रहा था, अगले 2 से 3 क्वार्टर शायद नंबर्स सॉफ्ट रहने की पूरी हो। ठीक है, तो HEG और ग्रेफाइट यहाँ पे आपके लिए राय। पर इस बीच अगर हम देखें तो IRB इंफ्रा ये काउंटर है जहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। यहाँ पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। ओके, यहाँ पे हमने राय ली है हमारे एक्सपर्ट से और एक पॉजिटिव नज़रिया पर। आज कई सारे काउंटर्स जो हैं PSU पैक से बस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार किरण, आप लेवल्स बताना चाहेंगे PFC और REC के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स ने एक ब्रेक डाउन भी पकड़ा था और जिनकी कॉल्स मैंने ट्रैक की थी उनके टारगेट्स भी हिट हुए थे। बट जहाँ से अब ये रिवर्सल आ रहा है, कितना भरोसा किया जाए PFC और REC की तेज़ी में? दिसंबर महीने से एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर है। हम देख रहे हैं कि नया हाई स्टॉक में नहीं आ रहा है, लेकिन एक रेक्टेंगल पैटर्न के आसपास ट्रेड कर रहा था। PFC की पर्टिकुलरली हम बात करें तो स्टॉक के ऊपर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या आपने जो बताया कि एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं वो ब्रेकडाउन 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। कल हमने देखा था एक हैमर कैंडल 6 पैटर्न थी, आज वहां पे एक फॉलो बाइंग दिख रहा है और लास्ट 3 दिन के हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए आज के दिन के लिए। अगर 380 के ऊपर PFC क्लोज देता है आज का, देन वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है वो एक स्टॉप लॉस ऊपर में 385 का रखिए। अगर 385 का लेवल क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी हम देख सकते हैं, और नई खरीदारी के लिए भी 380 का लेवल हम वेट एंड वॉच करेंगे।
अगर 380 के ऊपर सस्टेन हो जाता है आज के दिन स्टॉक, तो हम खरीदारी करेंगे और अगर कोई भी 380 के ऊपर बाई करता है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 355 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सिमिलर पैटर्न आरईसी के ऊपर भी हम देख रहे हैं। आरईसी में अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पे एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आरईसी में आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 420 का करना है। तो पीएफसी में ब्रेकडाउन आ चुका था, आरईसी में कहीं ना कहीं वो ब्रेकडाउन नहीं आया था, इसीलिए हम आरईसी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया आपके लिए पीएफसी आरईसी दोनों ही काउंटर्स पे अच्छे दिख रहे हैं। पीएफसी में वेट करिए 385 के ऊपर जाने का, आरईसी मौजूदा स्तरों पे भी अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे किरण, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए। पर जाने से पहले किरण, कोई डिस्क्लोजर जो कि आपको देना है? जो भी स्टॉक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है उसमें मेरा या मेरी फैमिली का कोई भी प्रकार का होल्डिंग नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो व्यूअर्स को यही है कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग कीजिए। और एक अपडेट देना चाहूंगा, डीमार्ट जो हमने सुबह डिस्कस किया था वो काफी अच्छी बुलिशनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने भी उस कॉल के ऊपर काम किया वो बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया किरण, आज की सारी कॉल्स देने के लिए। और जी हाँ, डीमार्ट हमारे एक्सपर्ट्स के भी रडार पे था। एक बार स्क्रीन पे भी दिखाइए, देखिए शुरुआती टिक के बाद ही 15 से 20 मिनटों में ही एक एक्शन उसने पकड़ा और अभी करीब 2% की तेज़ी है, पर ओपनिंग टिक में 4% के भी लेवल्स इस काउंटर ने दिखाए थे। तो देखते हैं कि फिर से एक बार ये मोमेंटम कैच करता है या नहीं। पर इस बीच अवनी, एक बार कुछ केमिकल काउंटर्स पे भी नज़र डालिए, अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं और उनमें से एक है एसआरएफ। कल भी थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर था, क्या ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है? क्या चार्ट्स बता रहे हैं अवनी आपको? जी बिल्कुल, इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक जो पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। और ये इसमें हमारा व्यू पॉजिटिव है और हम लोग ये इसको पोजिशनली खेलेंगे, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए नहीं खेलेंगे। तो इसका ये 2530 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर एक बार निकल जाता है तो हमें बड़ी लंबी तेजी देखने मिल सकती है, करीबन 2760 से 2770 तक की। तो इसमें व्यू पॉजिटिव है। अगर कोई भी डिप आता है तो इसमें लॉन्ग करके बनना है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे बिल्टअप हुए हैं और जो ओवरऑल मोमेंटम है मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए कुछ ही दिनों में। ओके, तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ एसआरएफ। और अवनी ने भी आपके लिए लेवल्स हाईलाइट किए। एक बार जोमेटो पे भी नज़र डालिए, करीब 3.25% की तेज़ी जोमेटो का काउंटर अभी आपको दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और हमने देखा कि ये स्टॉक जो है पिछले 2 से 3 दिनों में एक अच्छा एक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। एक बार देखते हैं कि एमजीएल का शेयर क्या कर रहा है। एमजीएल के शेयर पे भी हमने राय ली थी, किरण का कहना था कि 1400 के भी टारगेट्स ये दिखा सकता है अगर इसने 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया। ठीक है, एमजीएल में भी पॉजिटिव नज़रिए के साथ ही कारोबार हो रहा है, करीब 0.6% का उछाल यहाँ पे हम देख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स पे नज़र डालते हैं जहाँ पे फिलहाल हम एक्शन देख रहे हैं। इस बीच इंडेक्स पे आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। निफ्टी फिर से 22,000 के स्तर के ऊपर जा चुका है और कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच पीएफसी और आरएसी में 5% से ज़्यादा का उछाल है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आज कई दिनों के बाद जो है लोअर सर्किट से निकला है मयूरेश, क्योंकि टाटा ग्रुप ऑफ काउंटर्स काफ़ी फोकस में थे और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प देखिए वन वे रैली इस स्टॉक में हमने देखी। पर पिछले कई दिनों से बहुत सारे, क्योंकि जब हम कॉलर शो करते हैं तो उसमें बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास सवाल है कि एग्जिट नहीं मिल रहा, कौन से स्तरों पे एग्जिट करें। पर मयूरेश, क्योंकि लो लिक्विड काउंटर भी हो सकता है ये, आपकी क्या राय है? जिनके पास ऑलरेडी है, क्या उन्हें लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए, टाटा ग्रुप पे भरोसा रखना चाहिए? और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प स्पेसिफिकली कैसा लगता है आपको? अच्छी है और जैसे डायनेमिक्स बदल रही है पूरे ग्रुप सब्सिडीज के लिए, आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए ग्रुप का, आई थिंक एक स्ट्रक्चरल पाथ पे चल रही है और एक स्ट्रेटेजिक वे में एक्सपेक्टेशंस है कि ये सारी कंपनीज ग्रो हो। ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कतें जरूर हो सकती है इंडिविजुअल स्टॉक्स को लुकिंग एट देयर सेक्टर्स,
but Tata Motors is doing exceptionally well, expected to continue showing their good performance. मैं प्राइस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ. Similar for TCS or any of their other group companies, including Tata Technologies as well. तो ये समझ के चलना चाहिए निवेशकों को, जब आप एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इट इज अ सम ऑफ पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ द सब्सिडरीज परफॉर्म. और कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक डिबेट चल रहा था, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कंपेयर टू सब्सिडरीज, ये कितना नैरो होना चाहिए, ये एक आर्गुमेंट के लिए आई थिंक वी लीव इट फॉर अनदर डे. बट कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इन्वेस्टर्स शुड गेट इनटू दैट साइड. और कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर बिजनेस होता है, ये डिपेंडेंट होता है सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस पे. तो अल्टीमेटली अगर सब्सिडरीज एक स्ट्रेटेजिक पाथ पे है और एक लॉन्ग रन अवे ग्रोथ लग रही है, कहीं ना कहीं आई थिंक रिफ्लेक्ट डेफिनेटली हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यूएशन जो होल्डिंग कंपनी के ओवरऑल पिक्चर पे दिखता है, लीव असाइड द होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट. तो अगर आपका जेन्युइन एक लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आई थिंक हैविंग फेथ इन द टाटा ग्रुप एब्सोल्युटली मेक्स सेंस. लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो टाटा ग्रुप में भरोसा बनाए रखिए. टाटा इन्वेस्टमेंट 8 दिन तक लगातार 5% के लोअर सर्किट पर रहने के बाद आज संभलता हुआ दिख रहा है. बाजार के इस मोमेंटम के साथ टाटा केमिकल्स में भी कल हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी. टाटा केमिकल्स का शेयर भी आज संभला है और वहाँ पर भी तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है. ये दोनों टाटा ग्रुप के शेयर. लेकिन चलिए आपके लिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए इस तेज़ी के बाजार में 22,000 का जब निफ्टी इस वक्त है, आपके लिए ऑप्शंस में कहां कमाई करने के मौके हैं, ये जानेंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए. हमारे आज के ऑप्शंस के चैंपियन आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं. आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. बताइए क्या ट्रेड करें, अभी कहां मौके दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड मॉर्निंग. आज का ट्रेड बिल्कुल तेजी की साइड ही रहेगा. बाजार का मूड माहौल तेजी की साइड है, तो हमारा ट्रेड भी तेजी के साइड ही रहेगा. और कैंडिडेट है REC लिमिटेड. इसमें 440 का कॉल खरीदना है जो अभी 8.2 चल रहा है, और 450 का कॉल सेल करना है जो 5.25 चल रहा है. मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 5,900 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 14,100. ठीक है. REC में अब बढ़िया तेजी है, 5-5.5% के आसपास की. 440 वाली कॉल खरीदनी है. बुल कॉल स्प्रेड 8.2 पर का भाव है और 450 वाली कॉल बेचनी है. 5.25 रुपये का भाव इसका है. अधिकतम मुनाफा 14,100, अधिकतम नुकसान इसके आधे से भी कम 5,900 रुपये. ये प्रति लॉट के ये कैलकुलेशंस हैं. आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए. REC में फिलहाल 447 का भाव है. कैश में 5-5.5% के आसपास की तेजी है. लेकिन ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो रिस्क डिस्क्लोजर है कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और उसकी वजह ये होती है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता है, स्टॉप लॉसेस फॉलो नहीं किए जाते हैं, अपने रिस्क को बिना समझे FNO में पोजीशन ली जाती है, उसके चलते लोगों को नुकसान होता है. लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं. अवनी, आपसे व्यू चाहेंगे NCC के शेयर पर. कल भी हमने तेजी देखी, आज भी NCC के स्टॉक में ठीक ठाक मूवमेंट देख रहे हैं. NCC आपको कैसा लग रहा है अभी? NCC ने एक 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आज मूव दे दिया है. तो मेरे हिसाब से कल का जो लो है जो कि था 215 के करीब, तो 215 का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से इसमें तेजी करनी चाहिए. ये ऊपर की तरफ चलना चाहिए. 250 का पहला टारगेट रहेगा और मेरे हिसाब से वो क्रॉस कर लेगा, बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट 250 का रहेगा और उसके ऊपर ये निकल पाता है तो ऊपर 265 तक चल सकता है. 265 बढ़िया है. 230 रुपए के आसपास के भाव है. 265 के टारगेट इसमें आपके लिए मिल रहे हैं. प्रशांत, BHEL जरा चेक कीजिए. हमने ऊपर से एक शार्प फॉल देखा, उसके बाद से लगातार ये सुधार वाली प्रक्रिया में है. कल भी हमने तेजी देखी, आज भी इसमें तेजी ठीक ठाक है. BHEL जाने की तैयारी कर चुका है शेयर ये? अभिषेक जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक पुल बैक हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली के बाद, और अभी हम एक 20 दिनों के एवरेज को अप्रोच कर रहे हैं जो कि करीबन 235-40 के बीच है. तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको बहुत बेसिक काम करना है कि जो आपका अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको आप ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 228, 228 और बने रहिए. अगर हम 235-40 के ऊपर निकलते तो आप कंफर्टेबली बाद में 250-52 तक के टारगेट भी देख सकते हैं.
ठीक है, तो BHEL यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन है, इसी के साथ HPCL और BPCL में भी एक अच्छा जोश देख रहे हैं। पर एक और काउंटर जहाँ पे एक अच्छा एक्शन है वो है टाटा पावर, क्योंकि पावर स्टॉक्स में तेज़ी है। एक बार रत्नेश आपसे टाटा पावर पे भी राय जानना चाहेंगे। PFC REC ये तो PSU पैक से रीबाउंड कर रहे हैं स्ट्रांगली, पर टाटा पावर यहाँ पे भी कई दिनों की वॉलेटिलिटी के बाद एक अच्छा मूव है। आपकी क्या राय है टाटा पावर पे, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है? टाटा पावर में इससे कुछ किसी तरह की नेगेटिविटी हमको बाजार के साथ में देखने को नहीं मिली है। उसने की एवरेज की सपोर्ट लेके अब ये चलना चालू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर में कंडीशनल यहाँ पे बाय बिल्कुल बन सकता है। 391 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे एक तेजी की सलाह रहेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रिस्क रिवॉर्ड जो फेवर में बैठेगा, 386 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। उसके बाद में जो तेजी बनेगी वो 399 और फिर बाद में 410 रुपए तक लेते, ये दो टारगेट बनेंगे, वो कंडीशनल रहेगा 391 के ऊपर। ओके, टाटा पावर को लेकर आपके लिए रत्नेश ने लेवल्स बताए, पर इस बीच एक और काउंटर जो कि तेज़ी की अच्छी तैयारी कर रहा है, शायद अपने एक्सपर्ट्स का भी उस पर एक टेक लेते हैं, वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज पूरे फाइनेंशियल स्पेस में एक अच्छा एक्शन है। L&T फाइनेंस से लेके कई सारे और काउंटर्स पे हमने डिस्कस किया। एक बार अपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का भी चार्ट देखे, क्योंकि कई दिनों से कहीं ना कहीं 165 के आसपास लेके फिर से एक यू टर्न ले रहा था ये काउंटर, पर आज जिस तरीके की कैंडल बन रही है, अभी डे हाई पे है, क्या ये एक अच्छा मौका है एंट्री का? क्या यहाँ पे लेना चाहिए? काफी वॉलेटाइल काउंटर है वैसे। जी मेरी राय इसमें तो फिलहाल अवॉइड की ही रहेगी, क्योंकि अभी तक ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर के अंदर ही है। अगर ये इसकी पहला संकेत रहेगा थोड़ी बहुत पुल बैक का, वो है प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करे तो कल का जो हाई था वो 167.8 का था। तो अगर ये 168 का लेवल आज क्रॉस कर पाता है तो इंट्राडे के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं 174 के टारगेट के लिए, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा जो कल का लो था 162 का। ठीक है, 162 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ IB हाउसिंग में आपके लिए पोजीशन बनाने की सलाह है। NBCC इस पर आपसे राय चाहेंगे रत्नेश जी। आज भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी है। NBCC में आपको मोमेंटम आगे कैसा दिख रहा है? क्या मौजूदा स्तर पर इसको खरीदना चाहिए? आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड ठीक है इसका? कि आज तो एनबीसीसी में 5% का सर्किट लग गया है, पर बिल्कुल एक करेक्शन के बाद में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है इसने। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो बिल्कुल फेवर में, यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 110 रुपए का। ऊपर में एक बार जो टारगेट बनेंगे वो पहला 121 रुपए का बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा की एवरेजेस का सप्लाई वहाँ पे मिलेगा 121 रुपए के आसपास। उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो टारगेट बनेंगे 130 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से फेवरेबल है। पर आज थोड़ा सा अपर सर्किट लग गया है, तो एक आधे दिन का वेट कर सकते हैं। जिसको NBCC को सर्किट इसमें लग गया है 5% का। अरविंद में एक व्यू चाहिए आपसे प्रशांत जी। अरविंद में हम देख रहे हैं कि 3-3.5% के आसपास की ठीक ठाक तेजी है। इसमें आपको ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है या फिर इसको अवॉइड कर दें? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और इसके अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाए तो ये डिसेंट लेवल से बाउंस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है एक्यूमुलेट करना चाहिए और स्लो ट्रांचेस में एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 245, 245 स्पॉट क्लोजिंग, वो हिसाब से आप शुरुआत कीजिए। एग्रेसिवली आप ऐड कब करोगे? ये स्टॉक जब 285 के ऊपर क्लोज होगा, 285 के ऊपर, तब आप और पोजीशन ऐड करके स्टॉप लॉस जो है उसको 255 पे ट्रेल कर सकते हो। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है अच्छा लेवल है टू एक्यूमुलेट। यहाँ से आपको जो टारगेट्स होंगे वो 310 पहला लेवल होगा, टारगेट नहीं, बट 310 के ऊपर निकल दिए आपको 330-50 तक के लेवल भी दिख सकते। ठीक है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड ये फैसिलिटीज मैनेजमेंट वाली कंपनी है। बहुत सारे वर्टिकल्स में ये काम करती है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का 11% ऊपर इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। BSE पर 795 रुपये पर ये शेयर सेटल हुआ है, तो एक ठीक ठाक लिस्टिंग कहेंगे। 11% के अगर आपको प्रीमियम पर लिस्ट हो रही कोई कंपनी ऐसी, तो बढ़िया लिस्टिंग इसमें है। फ्रेश इशू की बात करें इसमें तो 175 करोड़ रुपए का था, और कंपनी ने OFS किया था। बाकी का जो रकम था 300 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी ने जुटाए थे। और अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12-13 गुना, जहां तक मुझे याद है 12-13 गुना ये क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का IPO ये सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। करीब 10% ऊपर प्री ओपन में फिलहाल इसके भाव सेटल हुए हैं 795 रुपए पर।
बीएससी पर और एनएससी पर दोनों आप देख लेंगे अच्छी लिस्टिंग के संकेत फिलहाल क्रिस्टल इंटीग्रेटेड से दिख रहे हैं। एक बार जब लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग की तस्वीरें भी आपके सामने लेकर आएंगी और लिस्टिंग पर एक हम अपने एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे कि अगर कोई मिल पाए तो उससे व्यू भी लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ठीक ठाक लिस्टिंग हम ये कहेंगे 10-12% के प्रीमियम के साथ आज ये लिस्टिंग होने जा रही है। छोटे सरकारी बैंकों में आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक एक्शन है। आप चाहे सेंट्रल बैंक में देख लीजिए, आईयूबी में देख लीजिए, ये तमाम शेयर 3-4% के गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। अवनी जी, मिड कैप सरकारी बैंकों में कहीं आपकी कोई नजर है, कोई ट्रेड का मौका आपको बनता हुआ दिख रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में व्यू पॉजिटिव है। ये हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, ये तब 57 पे था, अभी 59.65 है। ये जो 52 से 53 का जो रेंज है उसके नीचे ये स्टॉक जाता ही नहीं है और हमारी उम्मीद है कि ये ऊपर के तरफ एक शॉर्ट टर्म तो नहीं, एक मीडियम टर्म कह सकते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर ये ऊपर 75 तक के स्तर टेस्ट करेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में व्यू पॉजिटिव है। इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं 52.5 के स्टॉप लॉस के साथ। महाराष्ट्र यहाँ पे आपके लिए व्यू, बट इस बीच मेटल्स की जो चमक है और खास तौर से हिंडाल्को में यहाँ पे एक अच्छी तेजी है। डे हाई पे आता हुआ हिंडाल्को, किरण की तरफ से इस पे कॉल आई थी, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था ये स्टॉक और आप देखिए लगभग 3% की तेजी आपको हिंडाल्को पे दिख रही होगी। कई सारे स्टॉक्स हैं ब्रॉडर मार्केट्स में भी जहाँ पे उन्हीं काउंटर्स पे नजर जा रही है जहाँ पे एक अच्छा एक्शन है, क्योंकि गिरने वाले शेयर्स की जो लिस्ट है वो आज काफ़ी कम है और इसी को एक बार ध्यान रखते हुए बीएससी पे भी राय जानना चाहेंगे। एक बार प्रशांत, बीएससी पे अपना नजरिया दीजिए, क्या लगता है क्या यहाँ से फिर से एक बार रीबाउंड आएगा? 6% की तेजी दिखा रहा है आज बीएससी का काउंटर। मुझे लग रहा है कि एक इसके लिए जो अहम लेवल होगा वो 2210 का होगा। 2210 के ऊपर अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली आपको फिर से एक बार 2400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो मैं अगर इन्वेस्टेड नहीं हूं तो मैं वेट करूंगा कि ये 2210 के ऊपर निकले, तब मैं ऐड करूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 2150, 2150, टारगेट होगा 2400 का। 2400 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं, पर अगर थोड़ी और तेज़ी दिखाए, थोड़ा और मोमेंटम रहे तो जो लेवल्स आपको बताए हैं प्रशांत ने, वहाँ पे आप नज़र रखिए। कैपिटल गुड स्पेस जैसा कि हम बात कर रहे थे, कमिंस इंडिया आप देख लीजिए, थर्मैक्स देख लीजिए या फिर एबीबी इंडिया, ये तीनों ही काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन है। और एबीबी इंडिया पे खास तौर से रत्नेश आपकी राय लेना चाहेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, हमने एक बार राय भी ली थी फंडामेंटल साइड पे, पर चार्ट्स पे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं एबीबी इंडिया के लिए? क्या फिर से ऑल टाइम हाई, नए ऑल टाइम हाई की तैयारी करें? बिल्कुल, एबीबी इंडिया देखेंगे तो अभी रिसेंट में फरवरी माह में इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिला था 5000 के लेवल के आसपास में। उसके बाद में कंटिन्यू इसने एक अच्छा फॉर्मेशन बना रखा और अपने की एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो बिल्कुल इसमें एक नई तेजी के लिए तैयार है ये। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी फेवर में बैठता है, तो जो लेने से रहेगा वो भी यहाँ पे नई एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा वो 5750 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें 6200 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। के टारगेट्स के लिए एबीबी इंडिया पे आप नज़र डालिए। इस बीच आप देखेंगे तो मार्केट शुरू हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक जो है वो तेज़ी का मोमेंटम बरकरार है। 22,000 एक लेवल बन चुका है जहां पे आज किस तरीके की क्लोजिंग मिलती है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे यही एक रेंज, बहुत छोटी रेंज फिलहाल निफ्टी 50 ने पकड़ी है। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा 100 पॉइंट हल्का ज़रूर हुआ है, पर बैंक निफ्टी के लिए जिस तरीके का वॉलेटाइल काउंटर है ये, हम इसमें कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते। और ब्रॉडर मार्केट्स की जो स्ट्रेंथ है अभी ओपनिंग के बाद तो फिलहाल टिकी हुई है। 1900 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी एनएससी में हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्शन भरपूर है और इस एक्शन को लीड कर रहे हैं आज फिर से मेटल काउंटर्स। अब धीरे धीरे देखिए नाल्को में, क्योंकि हम बता रहे थे आपको अभी कुछ मिनटों पहले के हिंडाल्को में एक अच्छा एक्शन है, नाल्को में लगभग 6% की तेजी है। एक बार रत्नेश आपसे इस पे राय जानना चाहेंगे, डे हाई के आसपास नाल्को कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? सभी मेटल काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, काफी एक लंबे कंसोलिडेशन में सभी ब्रेकआउट दिख रहा था। नेशनल एल्यूमिनियम में भी ब्रेकआउट की तैयारी, यहाँ पे 147 रुपए के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट इसमें हमको दिखाई देगा।
जो इसको फिर लेके जाएगा 155 रुपए के ऊपर। तो इनको भी फ्रेश एंट्री लेना मेरे हिसाब से 147 रुपए के ऊपर निकलने दे, फिर वहां पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले 142 रुपए के स्टॉप लॉस से। ये नाल्को पर व्यू 5.5% ऊपर ये शेयर, और मिल्टन में आज अच्छी चमक है चौतरफा। सृष्टि ने अभी जिक्र किया बीएसई का, उस पर हमने व्यू भी लिया, लेकिन तमाम जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं वहां पर आपको तेजी दिखेगी, चाहे वो बीएसई हो चाहे एमसीएक्स हो, यहां तक कि सीडीएसएल के शेयर में भी आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। सीडीएसएल का जो शेयर है करीब 4.5% के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 3-4 सत्र से लगातार हम गिरावट देख रहे थे, आज वहां पर रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। सीडीएसएल, इस पर अवनी जी जरा एक व्यू दीजिए आप। क्या आपको लगता है कि ये रिवर्सल का साइन है, पुख्ता आपको संकेत मिल रहे हैं, इस पर ट्रस्ट करें? बिल्कुल, इसने जो पिछले 4 दिन की गिरावट थी वो सारे कैंडल्स के ऊपर ये ऑलरेडी निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल में व्यू पॉजिटिव बना के चलिए। इसमें मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो सकती है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट ये ऊपर के तरफ 1850 तक चलना चाहिए एक शॉर्ट टर्म के अंदर। और इसमें नीचे की तरफ जो है सपोर्ट भी एक 1640 से 1645 के रेंज में अच्छा सपोर्ट भी बना दिया है। तो इसमें व्यू पॉजिटिव रख के चलिएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। सीडीएसएल के व्यू में पॉजिटिव वैसे नजरिया है। बीएलएस इंटरनेशनल, ये वीजा प्रोसेसिंग वाली ये कंपनी, प्रशांत जी आप देखिए जरा इसको, क्योंकि हाल फिलहाल हमने कुछ बड़ी तेजी इसमें देखी है बीएलएस में। आपका व्यू क्या है फिलहाल बीएलएस पे? आज हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी इसमें भी है। अभिषेक जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये एक कल जो इसमें प्राइस एक्शन हुई थी 340-45 तक ये गया था, बट वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन हो रहा है डेफिनेटली, तो यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है, बट आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना होगा, क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान करनी होगी। स्टॉप लॉस आपको होगा 315-310 के बीच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे रखिए। यहाँ से प्राइस अगर सस्टेन करे तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 370 ठीक है, 370 रुपए के टारगेट बीएलएस इंटरनेशनल के लिए 3% की तेजी है। 2-3 सत्र की गिरावट के बाद फिर से शेयर ये चलने की कोशिश करता हुआ आज दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। डिफेंस में मिश्र धातु जरा आप देखिए रत्नेश जी, आज इसमें तेजी है। मिश्र धातु कितना मजबूत होगा ये, क्या राय होगी आपकी इस पर? मिधानी में देखे तो एक काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी अपने की एवरेजेस के नीचे, मतलब 200 मूविंग डेली चार्ट पे देखे तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, किसी तरह का रिवर्सल नहीं, बस ये है कि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास में जरूर आ गया ये। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट रहेगा इसमें, जब तक ये 385 के ऊपर क्लोज नहीं था, जब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। उसके बाद में एक तेजी का थोड़ा सा साइन बनेगा जो इसको भी 425 ऊपर लेके जाएगा। तो 385 के ऊपर क्लोज होने तो उसके बाद में फिर हम इसमें तेजी की राय ले सकते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु निगम यहाँ पे आपको राय दे दी गई है। इस बीच मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जितने काउंटर्स हैं वो अपनी तेज़ी को होल्ड करने में कायम है। हमने बीएचईएल पे एक बार राय ली, सभी सरकारी पैक में आप देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में इतना ज़्यादा जोश नहीं है, क्योंकि बाकी अन्य पीएसयू काउंटर्स की पिटाई ज़्यादा हुई थी, जिसमें पीएफसी, आरएसी हमने हाईलाइट किया, बीएचईएल हाईलाइट किया, नैल्को, सेल जैसे काउंटर्स में भी 5 से 6% का एक अप मूव और एक रीबाउंड एक ही दिन में आपको आता हुआ दिखा। बीईएल एक अनदर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। रत्नेश, एक बार क्विकली चार्ट चेक दे दीजिए, बीईएल पे कौन से लेवल्स वॉच करने हैं? बीईएल में काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया, बहुत ज्यादा इसने आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बीईएल में भी अगर किसी ने नहीं लिया हो करेक्शन के बाद, तो हम यहाँ पे ले सकते। ये 195 पे एक छोटा मोटा सप्लाई लेगा, उसके ऊपर निकलने पे फिर 205 से लेके 210 या अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में 185 के स्टॉप लॉस से नई एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, 185 के स्टॉप लॉस से नई एंट्री आप बीईएल में भी कर सकते हैं। पर अवनी, एक बार इंडेक्स पे भी नज़रिया दीजिए। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और 22,000 का स्तर एकदम टिका हुआ है निफ्टी 50 पे। पर जिस तरीके की हमने वॉलेटिलिटी पिछले कई दिनों में देखी, और खास तौर से बैंक निफ्टी, बताइए अवनी, 600-800 पॉइंट के इंट्राडे मूव्स बैंक निफ्टी में।
अभी जिस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, क्या आपको भरोसा है कि जो सेकंड हाफ है वो भी इतना स्ट्रांग रहेगा, या फिर कुछ पॉइंट्स की गिरावट या फिर कुछ परसेंटेज की जो गिरावट है वो इन स्तरों पे आ सकती है? थोड़ा सा कॉशियस रह जाना चाहिए। जो एटलीस्ट इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनके लिए कौन से लेवल्स हैं? जी मेरे हिसाब से तो आज जो ये ओपनिंग हुई है, अब आज की जो एक्सपायरी है, मतलब फॉर अ चेंज ये निफ्टी की आज की एक्सपायरी एक एकदम सबड्यूड एक्सपायरी रहेगी। हमें कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट देखने नहीं मिलेगी। ऊपर जो स्विंग हो सकता है वो 22,050 तक का हो सकता है, और नीचे की तरफ 21,940 तक हो सकता है। तो ये एक 100 पॉइंट के रेंज में ही एक्सपायरी होनी चाहिए, ज्यादातर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी में ऊपर 47 के तरफ चलने की एक तैयारी है, क्योंकि 46,700 का जो रेजिस्टेंस था वो ऑलरेडी निकाल चुका है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट हमें दिख जाए, ऊपर 47 टेस्ट करने की पूरी कोशिश रहेगी आज के दिन में। और नीचे सपोर्ट बन चुका है 46,500 का, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये नीचे सपोर्ट तक भी आना चाहिए। पहले एक बार 47,000 की तरफ चलना चाहिए। ये व्यू आपके लिए इंडेक्स पर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो एचएएल हो, मिधानी हो, कोचिन शिपयार्ड हो, सभी के सभी शेयरों में तेजी हमें देखने को मिल रही है। एचएएल का शेयर आज करीब करीब 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, 3,000 रुपए के ऊपर जाकर। इसको लेकर जरा आप बताइए प्रशांत जी, एचएएल क्या आपको यहां से और उड़ान भरता हुआ दिख रहा है शेयर? ये ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका एक अहम लेवल है 3,000, इसके ऊपर ये सस्टेन तो कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे कोई स्टीम नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि फिलहाल सिर्फ जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो 2990 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मैं फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे देना नहीं चाहता। एचएएल को लेकर ये व्यू, लेकिन क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की लिस्टिंग पर हमारी नज़र है। इन लिस्टिंग की तस्वीरें भी आपके सामने लेकर आएंगी। 8 से 10% के प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। लिस्टिंग हो गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लिस्टिंग बेल बज गई है एक्सचेंज पर, और 7% ऊपर ये शेयर लिस्ट हुआ है। 13 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का, और फिलहाल आप देखिए इसमें 8-8.5% के आसपास की तेजी आपको इसमें दिखेगी। 300 करोड़ रुपए रेज किए थे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड ने, जिसमें कि अगर आप रिटेल का कोटा देखेंगे तो वो उसको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एनआरआई का जो कोटा था वो करीब 43 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि रिटेल का जो कोटा था 3-3.25 गुना सब्सक्राइब होकर ये बंद हुआ था। तो स्ट्रॉन्ग रिस्पांस एचएनआई से था। एनएसई पर 785 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हुई है, 770 पर ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल, और बीएसई पर 795 रुपये पर लिस्ट होकर थोड़ा सा नीचे आकर फिलहाल ये शेयर 7 से 8% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो एक नई लिस्टिंग बाजार में आज से एक नया प्लेयर आपको अब यहाँ से कारोबार करता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस लिस्टिंग के बाद अब